गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज प्रोग्राम का आगाज हम जंग बंदी की बात से करते हैं, जिसका कई दिनों से शोर भी था, कई दिनों से मुतालबा भी था। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी, जिसके मुआहदे का बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। कतरी हुकाम ने इस मुआहदे की तफसीलात भी जारी कर दी हैं और इस जंग में जो वक्फे का आगाज़ है वो 24 घंटे में होगा। इसराइली काबीना की जानिब से 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले 4 रोज़ा जंग बंदी पर इत्तफाक किया गया है और इस मुआहदे के तहत जो इसराइली काबिज़ फोर्सेस की जानिब से यरगमाल बनाए गए 150 फ़लस्तीनी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं, उनको रिहा किया जाएगा। रेड क्रॉस के कारकुनों को मग़वियों तक रसाई दी जाएगी। इस मुआहदे के ऐलान के बाद इसराइली फोर्सेस के टैंक गज़ा का मुहासरा ख़त्म कर देंगे। गज़ा में खुराक, फ्यूल और तिब्बी इमदाद के ट्रक ले जाने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी शिमाली गज़ा है, यहाँ पर इसराइली ड्रोन दिन में सिर्फ 6 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने 4 रोज़ा जंग बंदी के बाद हमास पर हमले तेज़ करने का इंदिया दे दिया है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये एक हल है, जंग बंदी हल है? अगर 4 दिन बाद हमले का कहा जा रहा है, ये हमले तेज़ करने का इंदिया दिया जा रहा है, तो फिर इस जंग बंदी का ज़ाहिर फ़ायदा नहीं है। एट द सेम टाइम जब हम गज़ा के फ़लस्तीनियों की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जंग बंदी हमारा मुतालबा नहीं है, हम अपना हक चाहते हैं, हमारे जो कब्ज़ा की गई जगह हैं वो खाली की जाएं, वो अपना हक मांगते हैं और ज़ाहिर है ये उनका हक है। बट अभी लेट्स सी इन 4 दिनों के बाद सिचुएशन किस तरफ हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से सवालात इसराइल पर इस तनाजुर में भी उठ रहे हैं कि जो इसराइल ने कहा था कि जो अस्पताल हैं उनकी बेसमेंट्स में हमास के जिस तरह से उनकी सुरंगें हैं, जिस तरह से वहाँ पर वो मौजूदगी है उनकी, वो सबूत फराहम नहीं कर सका और अगर सबूत फराहम नहीं कर सका तो ज़ाहिर है उस पर एक और प्रेशर इस वक्त बिल्ड हो रहा है। शिफा हॉस्पिटल का कहा जा रहा था कि उसके वहाँ पर कहा जा रहा था कि उसके बेसमेंट में सुरंगें खोदी गई हों और वहाँ पर उन्होंने अपना ठिकाना वहाँ पर उनका है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर मरीज़ों के साथ किया गया, किस तरह से वहाँ पर लोगों को जुल्म का शिकार किया गया, वो सारी चीज़ें वो सब सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी से कुछ छुपा नहीं सकता, कुछ छुपता नहीं है, सब चीज़ें सामने हैं। किस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं, इसराइल किस तरह से मजालिम ढा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें दोबारा से वही बात आती है कि जो आलमी पावर्स हैं वो कर क्या रही हैं। बिल्कुल मजम्मत तक बात आ रही है, मजम्मत की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है और वो मुतालबात तो बेचारे फ़लस्तीनी भी कर रहे हैं। मैं उनको बेचारा यहाँ पर इसीलिए कहूँगी क्योंकि शहीद किए जा रहे हैं, बच्चों का क्या हालात है वहाँ पर। और मैं देख रही थी शुएब, कल एक वीडियो मेरे सामने थी, मुझे बड़ा खौफ आया और एक सेकेंड के लिए मैंने सोचा कि मैं उस सिचुएशन में अपने आप को ज़रा रख के सोचूँ कि एक बच्चा था, अपने 2-3 साल का बच्चा था, एक बाप था, अपने 2-3 साल के बच्चे को वो बहला रहा था, उसको पोइम सुना रहा था, क्योंकि एक जगह थी जहाँ पर पनाह ली हुई थी, टेंट से, ऑब्वियसली उनके पास रहने की कोई इस तरह से जगह थी, तो बच्चों को बहलाया जा रहा था, तो बच्चे को पोइम सुना रहा था, बहला रहा था, लेकिन अचानक से बॉम्ब गिरता है और बच्चा एकदम से हंसते हंसते लरस जाता है। फिर वो अचानक से बच्चे को दोबारा से उसके साथ ऐसे लिपट जाता है और उसको ये दिलासा दे रहा होता है कि नहीं सब ठीक है। 2-3 साल का बच्चा जिसको सिर्फ एक बॉम्ब की आवाज़ आ रही है, उसे और कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि बॉम्ब क्या होता है, ये आवाज़ें क्या है। तो बच्चे किस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। स्कूल बंद है, खुराक बंद है, हॉस्पिटल्स के हालात सबके सामने हैं और बमबारी की जा रही है उनके ऊपर। बिल्कुल, और ज़ाहिर है इसमें आलमी का आपने जिक्र किया, सभी नो डाउट आलमी बरादरी का बहुत रोल हो सकता है। जिस तरह से प्रेशर इस वक्त अवाम बिल्ड करें अपने अपने लीडर्स पर कि वो रोल प्ले करें इस मसले के हल के लिए। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में, दीगर खबरें शामिल करेंगे और इससे पहले कि दीगर खबरों की तरफ जाएं, थोड़े मौसम की बात कर लेते हैं कि आज पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। इस्लामाबाद, क्वेटा, दीगर शहर, वहाँ का मौसम कैसा है? लाहौर एंड पिशावर एंड कराची चले जी, इस्लामाबाद की बात करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का मौसम ठंडा हो चुका है, कम से कम 9 ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची की बात करें, नहीं कराची नहीं, लाहौर की पहले बात करते हैं। लाहौर में कम से कम 11, ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में कम से कम 20, ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और लाहौर और कराची की बात करें तो वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और हल्के हल्के बादल हैं और बाकी जगहों पर सूरज चमक रहा है।
ये है मौसम। क्वेटा में मिनिमम 6, दैट मींस काफी ठंड है। काफी ठंड है, लेकिन मौसम खुश्क, वैसे खुश्क ठंड ज्यादा आपको बीमार भी करती है। बारिश हो जाए तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाती हैं। चीजें बेहतर हो जाती हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। हसन अली, अपने क्रिकेटर की बात करते हैं जो कि अभी वापस नहीं पहुंचे। अभी वापस तो ससुराल है ना? ससुराल है ना, तो वो सामिया खान के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सुना ताजमहल गए? ताजमहल गए, पर मैं देखना चाह रहा था कि ताजमहल के अंदर भी गए कि बस बाहर बाहर आ गए हैं। अच्छा, वो वीडियो वैसे देखते हैं। वैसे पीछे ताजमहल नजर आ रहा है, सामने बैठे हैं शायद। वैसे वहां तक गए तो अंदर भी गए होंगे ना शोएब? मैं सिर्फ मजाक में बात कर रहा था। सियाती मकाम है ताजमहल, और जिस तरह से वहाँ पर ये पहुँचे और इनकी तस्वीर एंड वीडियो वायरल हुई है। सामिया खान ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने ताजमहल के साथ फ़ोटोशूट करवाते उनको देखा जा सकता है। तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में वो लिखा कि ताजमहल इंडिया की खूबसूरती है। एक पोस्ट में उन्हें ताजमहल के जो बैक साइड है वहाँ पर खुशगवार मूड में वीडियो बनाते हुए भी देखा जा सकता है। ये हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। अच्छा, ये एंजॉय कर रहे हैं ये मतलब चलिए अच्छी बात है, फैमिली टाइम भी तो होता ही है ना, इट्स गुड। इसमें ऐसी क्या बात है? और क्या, एंजॉय करने दें, एंजॉय करें। अब हो गया जो होना था क्रिकेट में। हम तो नहीं भूलेंगे अगले वर्ल्ड कप तक, वो हम याद जरूर रखेंगे। हम मतलब कोई नहीं, अपनी टीम है, क्या करें मजबूरी। आखिर में हम क्या कह सकते हैं, टीम तो अपनी है ना। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, वही वाली बात है। चले जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और वक्का की बात करते हैं। मैं सुनाने लगी है। मैं आपको आता है? नहीं, आप इतना अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा हो गया, आपने गाना नहीं सुनाया। मुझे आता ही नहीं है। अब कल शोएब हमें गाना सुनाएंगे। अरे हाँ, शकीरा की बात करते हैं। उन्होंने टैक्स फ्रॉड केस से बचने के लिए अब जो है जनाब लाखों रुपए जो है उसका, लाखों रुपए तो मैं बता रही हूँ, लाखों यूरो जो है उसका जुर्माना अदा करने की हामी उन्होंने भर ली है। इनकी अगर बात की जाए तो स्पेन में 1 करोड़ 45 लाख यूरो की मुबैना टैक्स फ्रॉड के इल्ज़ामात इन पर आयद किए गए थे और ज़ाहिर इस पर कार्रवाई हो रही थी, उनको कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2012 से 2014 के दौरान स्पेन में इनकम टैक्स अदा नहीं किया था, मगर अब गुलकारा ने अदालत से बाहरी मामले पर मुसालहत करने की उन्होंने हामी भर ली है। वो कहती है कि मामला जो है मैं बाहर ही हल करूंगी। तो अब जो मुआहिदा तय पाया है उसके तहत शकीरा ने इल्ज़ामात कबूल करते हुए 73 लाख यूरो जुर्माना अदा करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। उनका कहना है कि मैं इस मुआहिदे के फैसला कानूनी वजूहात की वजह से नहीं किया, वो कहती है कि बल्कि मैंने ज़ाती वजूहात की वजह से किया है। और कहती है मैं अपनी मासूमियत साबित करने के लिए तैयार थी, मतलब कोर्ट को फेस करने के लिए तैयार थी, मुकदमा लड़ने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जहां पर करियर और बच्चों को तरजीह देने का फैसला ना कर सकूं। तो उन्होंने करियर और बच्चों को तरजीह दी और उन्होंने कहा कि मैं कानून का सामना, मतलब मुकदमा नहीं लड़ूंगी, बल्कि मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। तो क्वेश्चन इज, अगर जुर्माना है तो जुर्माना देना है। इसमें ये क्या बात है कि मैं जज्बाती तौर पर फैसला कर रही हूँ, या मैं अपनी मासूमियत को साबित तो कर सकती हूँ। अगर है मासूम आप तो साबित कर दें। मुझे लगता है क्योंकि वो पहले मान नहीं रही थी ना, ये केस थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने ये किया कि वो मान गई और उसके बाद उन्होंने कहा, अगर मान गए तो इसका मतलब है गिल्टी है ना। हाँ, पॉइंट सही बात है। ठीक है, चलें बढ़ते हैं आगे। चंद रोज पहले हमने आपको नेपोलियन बोनापार्ट का तारीखी हैट, इसकी नीलामी का बताया था और वो नीलामी हो गई है। रिकॉर्ड 20,11,000 यानी 57 करोड़ रुपए से भी ज़ायद बनती है ये कीमत, और ये नीलाम हो गया है। इससे मुतालिक वो आपको बता रहे हैं हम, जो हैट है इस पर फ्रांसीसी परचम के रंगों वाला नीला, सफ़ेद और सुर्ख तमगा जो है वो चश्मा। और इससे पहले ये हैट फ्रांसीसी ताजर की मिल्कियत था जिनका गुज़श्ता बरस इंतकाल हुआ। शुरू में हैट की जो बोली है वो 6 से 8 लाख यूरोज़ लगने की उम्मीद थी, ताहम जो ख़रीदार हैं उसने इसकी बोली तवक्को से कहीं ज़्यादा लगाई। हैट नीलाम करने वाले शख्स का दावा है कि नेपोलियन के ऐसे 120 हैट थे, लेकिन ये पहला हैट है जिसको नीलामी के लिए पेश किया गया था, ये नीलाम हुआ है। ज़बरदस्त, क्या बात है। और लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की चीज़ें ख़रीदने में भी, और वो जिनके पास पैसे होते हैं वो ख़रीद लेते हैं। चले जी, अब आपको लेकर चलते हैं नाइजीरियन खातून ने 11 दिन में हाथ से 1152 फुट लंबी विग बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये पेशेवर विग साज हैं और इनका नाम है जी हेलन विलियम, और इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। 1000 बंडल उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किए, बहुत सारे स्प्रेज, बहुत सारे इन्होंने इसमें कैंस का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर लिया गया है। क्या करें इस विग का?
उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। अच्छा, वो बहुत सालों से, पिछले बहुत सारे सालों से वो इसी फील्ड से वाबस्ता हैं और बहुत सारे विक्स वो ऑलरेडी बना भी चुकी हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उनसे सीख भी चुके हैं। अब सीख के वो एक्सपर्ट है, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ विक्स बनाती तो हूँ, लेकिन अब मैं ज़रा एक रिकॉर्ड कायम करती हूँ। तो उन्होंने रिकॉर्ड कायम करने के लिए एक लंबी सी विग बना दी। लेकिन अगर सिर्फ उनके टैलेंट की बात करें तो एक हफ्ते में वो 50 से 300 विग बना लेती हैं, वो अपनी जगह। हाँ। ये इतनी लंबी विग लगानी किसने है? तो मुझे दे दे, मैं एक दिन लगा के शो करूं। इतनी लंबी इधर भिजवा दे, आप तो पाकिस्तान भिजवा दे। आप हमें सुन रही हैं? हेलन आपका नाम होगा रुपंजिल प्लस। हाँ, वैसे इतने लंबे बाल तो उसके भी नहीं, तो रुपंजिल प्लस। सही बात है, ठीक है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अब हम एक ऐसी मेहमान से आपकी मुलाकात करेंगे, अपने सोशल वर्क की वजह से वो बहुत कम उम्र में आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर पा रही हैं। पाकिस्तान में यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट बनने का एजाज़ इनको हासिल हुआ है। हम बात करें 16 साल समाजी कारकुन तकवा अहमद की, पाकिस्तान में बच्चों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म हैं। उनकी मुलाकात भी हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ तकवा मौजूद। तकवा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। तकवा, कैसा सफ़र है ये आपका यूनिसेफ की यूथ एडवोकेट बनने का? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है और इसमें मैं अल्लाह पाक का, अपने पेरेंट्स का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, उनकी सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। अच्छा तकवा, अब यूथ के लिए क्या करना चाहती हैं? इससे पहले क्या कुछ कर चुकी हैं और अब इसके बाद क्या करना चाहेंगी यूथ एडवोकेट बन के? जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट और पीस प्रमोटर तो ऑब्वियसली हूँ ही। अब मैं चाहती हूँ कि स्पेशल पर्सन्स की, जो मेरे जैसे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो, उनके लिए इंक्लूसिव सोसाइटी हो और उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन हो और उनको जो है वो ये ना हो कि सिर्फ उनको 10% या 15% जो है वो कोटा दे दिया जाए, बल्कि उनके लिए उनको बराबरी सतह पे जो है वो मकाम दें ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आके जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें मुआशरे की बेटरमेंट के लिए। और मेरी इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, उनसे और तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्पेशल पर्सन्स को भी इतने मौके दिए जाएं जितने नॉर्मल अफराद को दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी इस मुआशरे का हिस्सा है और उन्हें भी इस मुआशरे में बराबरी का हक हासिल होना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तकवा, अगर ओवरऑल अगर बात की जाए, आपने बिल्कुल ठीक बात की, बराबरी की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो फैसिलिटीज़ देना भी तो बड़ी ज़रूरी है ना। अगर हम देखें जो स्पेशल पर्सन से उनकी अगर बात की जाए, क्या पाकिस्तान में उनके लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? क्या उनको उस तरह से सपोर्ट किया? मैं तो सपोर्ट का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये उनका बुनियादी हक है जो कि उनको मिलना चाहिए। आप मॉल्स में चले जाएँ, क्या वहाँ पर रैम्प्स हैं? चले वहाँ पर तो लिफ्ट्स होती हैं, लेकिन अगर आम शॉप्स की तरफ जाएँ या आप और किसी बिल्डिंग की तरफ जाएँ जहाँ पर वो तालीम हासिल करें या वो जॉब करें, क्या वहाँ पर ये मौके होते हैं कि उनके लिए आपने रैम्प्स लगाए हों या और बेहतर फैसिलिटीज़ की हों? इसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाई है या आगे प्लान है? जी, इंशाल्लाह प्लान्स तो हैं, लेकिन जहाँ पे आप रैम्प्स की बात कर रही हैं मैम, वहाँ पे रैम्प्स की बजाय स्लाइड्स हैं, रैम्प्स नहीं है। वो नाम की रैम्प्स हैं, वो स्लाइड्स हैं। मतलब वो इतनी डेंजरस है, अगर कोई अटेंडेंट साथ मौजूद ना हो और स्पेशल पर्सन खुद ट्राई करे तो वो गिर सकता है और कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रैम्प्स को रैम्प्स की तरह रखें, उनको स्लाइड्स ना बनाएं। और बिल्कुल, अब ये जो तकवा, जो ऑटोमेटिक अभी जो व्हील चेयर्स आ गई हैं, उनका तो कंट्रोल जाहिर है आप खुद वो शख्स कर रहा होता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर साथ कोई सपोर्ट के लिए नहीं है बंदा तो ऑब्वियसली वो या तो वो इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं होती व्हील चेयर्स की कि वो उस स्लाइड को चढ़ सके, या अगर उतर रहे हों तो गिरने का, इंजरी का तो बहुत ज़्यादा खदशा होता है उसमें। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है। लेकिन अभी रिसेंटली वो एक रेस्टोरेंट में गई एंड उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर होने के बावजूद वो स्लाइड मतलब रैंप से स्लिप हुई हैं और वो बहुत बुरा गिरी हैं और वो ऑलरेडी डिफरेंटली एबल्ड हैं और उनको मजीद बहुत सी चोटें जो है वो सीरियस आई हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रैंप्स बनाएं, रैंप्स को स्लाइड्स में कन्वर्ट ना करें।
पहली बात तो ये कि रैम्प्स हों और फिर वो रैम्प्स ऐसे हों जो कि वाकई काबिल इस्तेमाल हों, वो कोई नुकसान का बायस ना बने। तकवा, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात आपने की है कि हम ये देखते हैं कि चाहे सरकारी इदारे हों या प्राइवेट सेटअप हो, ये मैंडेटरी किया गया कि आपको इंक्लूसिव अपनी बिल्डिंग को बनाना है। वो रैम्प्स चाहिए, लेकिन बड़ा दुरुस्त उन्होंने कहा कि तो रैम्प्स हैं नहीं, जहाँ हैं वहाँ स्लाइड्स की सूरत में है, वो स्लोप ऐसे है कि जिसमें ख़तरा होता है आप गिर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान का परचम स्पेस में इस बार नमीरा सलीम खुद लेकर गई थी। पाकिस्तान की पहली खलाबाज बनने का एजाज़ उनको हासिल है। उनसे हमारी मुलाकात हुई, आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसी रही गुफ्तगू। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा, ख्वाब नहीं, बहुत से ख्वाब देखे, बहुत से ख्वाब ऐसे जिनकी ताबीर हासिल कर ली, बहुत से ख्वाब ऐसे होंगे जिनकी ताबीर अभी बाकी होगी। उनको देखकर, उनसे बात कर इंसान ये ज़रूर सोचता है ये बेखौफ हैं, ये एडवेंचरर हैं, या कुछ नया करने का एक मिशन है इनका। चूँकि हर बार इनसे मुताल्लिक़ जब खबर आती है कुछ नया ही किया होता है, कुछ अलग सा ही किया होता है। 2006 में टिकट कटाया था, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 में उस टिकट का काम हुआ, यानी वो गई स्पेस में और वहाँ से इस दुनिया का नज़ारा किया। पाकिस्तान की पहली खलाबाज नमीरा सलीम की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, एवरेस्ट के ऊपर स्काई डाइव, वो क्या है जो इन्होंने नहीं किया और क्या है जो अभी करना बाकी है, ये सब आज इनसे हम पूछेंगे। तो नमीरा इस्लामाबाद में मेरिट में मौजूद थी, हमने सोचा कि वहीं पर जाकर उनसे ज़रा बात करें। नमीरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। नमीरा, 1 घंटे का ये सफ़र और जिसके लिए आपने सालों इंतज़ार किया, 16-17 साल ज़ाहिर आपने इंतज़ार किया था, कितनी उस वक्त आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो गई थी और फिर वो पूरा घंटा कैसा था? देखिए, उसमें एक्चुअली हमारी जो स्पेसशिप है उसको ऊपर 50,000 फीट की बुलंदी पे जाना पड़ता है और उसको मदरशिप ऊपर से खींचती है अपने साथ 50,000 फीट की बुलंदी पे और वहाँ से जाके रिलीज़ करती है। तो जो 50,000 फीट की बुलंदी पे जाना था उसमें 45 मिनट्स लग गए, बट वहाँ से जब रॉकेट मोटर इंजन बूस्ट हुई और हमें रिलीज़ किया एज अ रॉकेट, तो हमें सिर्फ 1 मिनट लगा टू गो टू स्पेस। फिर वहाँ हमने 3 मिनट स्पेस में गुजारे और फिर वापसी में हमें 15 मिनट लगे टू फॉर री एंट्री इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी वो जो 3 मिनट है नमीरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 3 मिनट में क्या देखा? सबसे खूबसूरत चीज़ तो ज़ाहिर है लोग देखते हैं जब जाते हैं स्पेस में, अर्थ को देखते हैं तो बॉर्डर्स नहीं नज़र आते और फिर एक ब्लैक स्काई नज़र आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है कि आप दिन में जा रहे हैं स्पेस में मगर स्काई ब्लैक है और उस ब्लैक स्काई के और अर्थ के बीच में एक छोटा सा एक बैंड होता है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वो दिखाता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी हमारे स्पेसशिप के व्यू की वो ये थी कि उस दिन हाफ मून था, तो वो हर कोई नहीं देखता, तो हमारा जो हाफ मून था वो काफ़ी अच्छा था। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ हाफ मून एज हाफ एज द फुल मून, तो वो बहुत खूबसूरत व्यू था। मगर क्योंकि हम दिन में गए तो हमें स्टार्स नहीं नज़र आए। वो सूरज की रोशनी फिर भी ब्लैक स्काई को इतना अफेक्ट करती है कि स्टार्स नज़र नहीं आते, तो बहुत खूबसूरत व्यू था बिकॉज ऑफ द मून। इट वाज एन एडेड प्लस। ओके, आपने कहा बॉर्डर्स नज़र नहीं आते दुनिया के, उसका मतलब क्या है? एक हिस्सा नज़र आता है? ये तो एज ऑफ स्पेस की फ़्लाइट थी तो इस पे ज़ाहिर है हमने एक हिस्सा ही देखा स्पेस का, लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर चले जाएं और आप ऑर्बिट के अराउंड जाएं या आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले जाएं तो वहाँ से पूरा अर्थ नज़र आता है, ज़्यादा हिस्सा नज़र आता है। दिस वाज अ सब ऑर्बिटल वन, राइट? जी जी। सब ऑर्बिटल से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि हमने अर्थ का एटमॉस्फेयर जो उससे हम निकले बाहर, ओके, एंड वी फ्लोटेड इन स्पेस एंड वी केम बैक, सो इट्स अ सब ऑर्बिटल आर्क। जो ऑर्बिटल फ़्लाइट्स होती हैं वो अर्थ के अराउंड जाती हैं, उसमें भी आपको क्या नाम है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें आप अर्थ के अराउंड जा रहे होते हैं मगर आपको पूरा अर्थ एज अ ग्लोब नज़र नहीं आता। इफ़ यू वांट टू सी द होल अर्थ, ऑफ कोर्स उसके लिए तो यू हैव टू बी ऑन द मून, जहाँ से आपको पूरा अर्थ राइज नज़र आता है, जैसे यहाँ से हम मून राइज देखते हैं, तो मतलब उसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त। और नमीरा, आपके साथ 3 और या 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे? जी, 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे। गपशप भी हुई होगी रास्ते में? रास्ते में हमारे पास एक डिवाइस थी, माइक था, और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे एक डिवाइस थी, तो अगर हमें कोई इमरजेंसी में किसी से बात करनी पड़े तो हम एक बटन दबा के तो उससे बात कर सकते थे और वो हमें सब सुन सकते थे उसमें। लेकिन अगर हम सिर्फ माइक में बात करते तो वो हमारे लिए रिकॉर्डिंग थी अगर हम कुछ कहना चाहते। आपने रिकॉर्ड करवाया था कुछ? जी, मैंने करवाया था। मैंने अपने फादर को ट्रिब्यूट पे किया था द मोमेंट आई रीच स्पेस, और जैसे मैंने स्पेस अपनी जो सीट बेल्ट है उसको अनबकल किया तो मैंने अपने फादर को याद किया, बिकॉज़ उन्होंने मुझे सबसे पहले बचपन में पोल स्टार दिखाया था और उनको मैंने थैंक किया। आई पे ट्रिब्यूट टू हिम कि आपकी वजह से आज मैं सितारों तक पहुंची हूँ।
एंड वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर ऑफ कोर्स मेरे साथ थे वो इस सफ़र में। ज़ाहिर है उनकी वजह से ये कर पाई हैं आप, कि उन्होंने जो दिखाया शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आप वो वहाँ तक पहुँचेंगी, लेकिन एक ख्वाब ज़रूर एक वालिद ने अपनी बेटी को दिखाया और बेटी ने उस ख्वाब को पूरा किया। और नमीरा 3 मिनट के बाद जब वापसी, दिल तो नहीं चाह रहा होगा वापस आने का? जी ये तो है, ज़ाहिर है, मतलब टाइम बहुत जल्दी गुजरा, वो 3 मिनट इतनी जल्दी गुजरे कि आई हार्डली रिमेंबर कि वहाँ क्या हुआ, क्या देखा। आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि एक और फ़्लाइट की जाए और लंबी फ़्लाइट की जाए, ताकि ये जो मेमोरीज़ हैं ज़्यादा मेरे साथ रह सकें देर तक। लेकिन ये ही सफ़र बहुत महंगा था, हालांकि 2006 में जब आपने टिकट लिया था तो उस वक्त और आज में डॉलर में भी बड़ा फ़र्क है। कितना खर्च हुआ था नमीरा? 2006 में इस टिकट की प्राइस थी $2 लाख और इस वक्त उसकी प्राइस है $4.5 लाख। और उस वक्त का डॉलर रेट और आज का डॉलर रेट भी बहुत फ़र्क है। फिर भी सोच रही हैं दोबारा जाने का? मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, तो हमारा जो यूएई में डॉलर रेट है वो पेग्ड है, ओके, सो इट डजंट रियली चेंज मच। तो वैसे भी अगली फ़्लाइट जो है, आई डोंट थिंक कि आई शुड पे माई सेल्फ, आई शुड हैव अ स्पॉन्सर एंड आई एम लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर। तो ये फ़्लाइट तो मेरे पेरेंट्स उस वक्त हयात थे तो उन्होंने टिकट ख़रीद के दिया था, तो अब मुझे फ़ंड रेजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। ज़बरदस्त। नहीं, आपको ज़रूर स्पॉन्सर मिल जाएगा, आई एम श्योर, जितना आप पाकिस्तान के लिए कर रही हैं। नमीरा, पाकिस्तान का फ़्लैग वो आप लेकर गई वहाँ पर, और ज़ाहिर है ये सोचना कि फ़्लैग कैरियर हैं आप, और ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान का फ़्लैग स्पेस पर जाना, ये कैसी फीलिंग थी? एक्चुअली ये पाकिस्तान का फ़्लैग पहली दफ़ा स्पेस में नहीं मैं लेके गई। ओके। मैंने पाकिस्तान का फ़्लैग स्पेस में 2008 में भेजा था। ओके। और वो एक स्टूडेंट रॉकेट में गया था स्वीडन से। ओके। वो फ़्लैग छोटे साइज़ का था बहुत, और वो 2 फ्लैग्स थे पाकिस्तान के। तो वो 2011, 12, 13 के बीच में मैंने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे उनको प्रेजेंट किया था, और इस दफ़ा मैं ख़ुद पाकिस्तान का फ़्लैग लेके गई, और मेरा जो मिशन था उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो मेन हिस्सा था वो पाकिस्तान का फ़्लैग स्पेस में ले जाना था। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने अकोमोडेट किया और उन्होंने ये फ़्लैग मुझसे रिसीव किया, एंड आई होप कि ये फ़्लैग हमेशा हमारी हिस्ट्री का पार्ट रहेगा और ऐवान सदर में इसको एग्जिबिट किया आपके नाम के साथ लगा रहेगा। जी बिल्कुल। लेपल ब्रोच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये जी एक्चुअली इट्स द एस्ट्रोनॉमिकली एक्यूरेट कॉन्स्टेलेशन शोइंग द पोल स्टार, एंड इसको कहते हैं लिटिल डिपर या अर्सा माइनर। और ये वो कॉन्स्टेलेशन है जो मेरे फादर ने मुझे दिखाई थी एज अ लिटिल गर्ल, and he showed me the pole star, and I never imagined कि not only will I go to space, I will be the first Pakistani at the North Pole, South Pole and to skydive over Mount Everest. तो ये ब्रोच मैंने खुद डिज़ाइन किया। It's astronomically accurate and it's made in diamonds and it shows the exact constellation जिसमें pole star है। North Pole, South Pole, Mount Everest पे skydive and in space. What's next in your bucket? Next is, inshallah, I have a non-profit called Space Trust. I promote space as the new frontier for peace through my non-profit, and I'm known as an advocate of space diplomacy, जिसके through दुनिया में अमन कायम हो सकता है, because it's only from space that we can make peace in the world. तो उसका maiden mission to space भी हो रहा है इंशाल्लाह। तो मेरी जो नॉन प्रॉफिट है उसका भी एक स्मॉल सैटेलाइट जो स्टूडेंट बेल्ट होगा वो जाएगा स्पेस में। उसको यूनाइटेड नेशंस ने फ्री लॉन्च दी है टू गो टू स्पेस, एंड इंशाल्लाह लीडिंग स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड माइट स्पॉन्सर द एक्चुअल सैटेलाइट, and I build capacity in developing countries through this STEM education project. तो I hope कि in future मैं पाकिस्तान में भी ऐसा एक project ला सकूँ कि हमारे पाकिस्तानी students ऐसा एक satellite बनाएं जिसमें actually peace messages जाएंगे in orbit in the voices of different leaders. तो that is next, and उसके बाद इंशाल्लाह I hope कि एक और space flight हो। चांद पे जाने का भी इरादा है? देखिए, चांद पे जाना ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बट उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। आई डोंट नो इफ इन माय लाइफ टाइम इट विल बी पॉसिबल। ख्वाहिश तो है, बट इंसिडेंटली अभी रिसेंटली मुझे किसी ने अप्रोच किया है, दे वांट टू पार्टनर विथ मी एंड माय नॉन प्रॉफिट through a mission which is related to the moon. Acha. So I've been approached, and that's the biggest mission to the moon on a global level. So I'm really excited. It's part of the Artemis program, which is NASA's moon mission of basically creating an international base on the moon. Okay. So people are very inspired कि मेरी non-profit जो है peace promote करती है in space and from space for Earth. So let's see what this partnership brings. नमीरा, इतनी मजबूत कैसे हैं? नॉर्मली सिन्फ नाजुक कहा जाता है ख़वातीन को,
आपको नहीं हम कह सकते। ये तो आप सोचते हैं मेरे बारे में, या कोई सोचता होगा मेरे बारे में कि मैं मजबूत हूँ। हाँ, मैं बहुत पुरअज़्म हूँ, अपने जज्बे और अपनी जो एम्बिशंस हैं उनके बारे में बहुत मजबूत हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। अच्छा। या आई कैन रिड्यूस टू टीयर्स इन अ सेकेंड। बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ, आई मीन आई एम वेरी एज सॉफ्ट एज आई एम। जब हम कमर्शियल फ़्लाइट्स की बात करते हैं टुवर्ड्स स्पेस, कितना ट्रेंड है ये इंटरनेशनल, कितने लोग जाते हैं, कितना फ्रीक्वेंट जाते हैं? वेल एक्चुअली वर्जिन गैलेक्टिक तो इस वक्त मंथली फ़्लाइट्स कर रही है, विच इज़ प्रीटी फ्रीक्वेंट। उसके अलावा एक और है कंपनी जो कि ब्लू ओरिजिन के नाम से है, तो उन्होंने भी कोई 3-4 फ़्लाइट्स की हैं साल में। इस वक्त वो फ़्लाइट्स उनकी स्टॉप्ड हैं, लेकिन वो भी वापस अपनी फ़्लाइट्स शुरू करेंगे। तो इस वक्त खाली वर्जिन गैलेक्टिक एंड ब्लू ओरिजिन 2 कंपनीज़ हैं जो कमर्शियल सब ऑर्बिटल स्पेस फ़्लाइट्स कर रही हैं। तो अभी भी पेस वो तो नहीं है जो होनी चाहिए, बट आई थिंक 2026 के बाद वर्जिन गैलेक्टिक इज़ प्लानिंग कि वो हफ्ते में 2 फ़्लाइट्स करेंगे। तो दैट इज़ व्हेन रियल स्पेस टूरिज्म विल बिगिन। म्यूज़िक के साथ भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक है जी। वो ताल्लुक अभी भी है या उसको ब्रेक लगी हुई है? देखिए, वो ताल्लुक ऐसा ताल्लुक था कि जो मुझे एक सितारों की दुनिया में ले गया, क्योंकि मुझे जो है गज़ल्स बहुत पसंद हैं। तो मैं हूँ तो बहुत ज़्यादा, आई एम आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड स्पेस, बट वेरी ट्रेडिशनल पर्सन। सो मुझे उर्दू पोइट्री और गज़ल्स से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। गुनगुनाती भी तो है। मैंने अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक स्पेस रिलेटेड सॉन्ग रिलीज़ किया, इट्स कॉल्ड फॉलो मी टू द मून। जुमले पहले आप अगर हमें सुना दे तो बड़ा अच्छा हो। नहीं, सुनाना नहीं है तो हम फिर शेर ज़रूर सुन लेते हैं आपसे कोई। आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। वाह। और नमीरा कहाँ देख रही हैं 5-10 सालों बाद कि नमीरा ने ये भी कर लिया होगा और वो भी कर लिया होगा, या ऐसा नहीं देखती, सोचती? नहीं, क्यों नहीं। आई हैव रिटन अ बुक फॉर चिल्ड्रन अबाउट माई स्टोरी एंड इट्स लाइक अ फैंटेसी फिल्ड स्टोरी। तो मतलब इट्स लाइक अ स्टोरी ऑफ अ सुपर हीरो एंड इट्स कॉल्ड नमीरा। इट्स नमीरा के नाम से ही है। एंड इट हैज़ अ टैगलाइन विच आई कांट रिवील एट दिस टाइम। तो वो स्टोरी जो है इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू launching on a global level, because I think it could be something like a multimedia franchise if it gets the right backing, something like Dora the Explorer. So matlab I'm really looking forward because I love children and I think I would love to inspire children and different schools पाकिस्तान के जो उसमें जाके to meet children to inspire them। अभी 2 दिन पहले दुबई एयर शो में मुझे इनवाइट किया था एज अ मीट एंड ग्रीट एस्ट्रोनॉट। तो वहाँ पे 2 मतलब सेकेंडरी स्कूल्स आए हुए थे। I inspired those kids and I spoke to them. It was very nice. तो अभी भी ये है कि मेरा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक बुक रिलीज़ की थी फॉर 8th graders, तो उसमें मेरा पूरा चैप्टर है 7.5 पेजेस का। माशाल्लाह जी, दैट्स एन अचीवमेंट। बचपन जब याद करती हैं क्या क्या याद आता है? कराची याद आता है? कराची थोड़ा बहुत याद आता है। ऑफ कोर्स बचपन के कुछ मोमेंट्स जो मेरे फादर के साथ थे, व्हेन ही शोड मी द नाइट स्काई। Then when I was 14, he bought me my first telescope. तो वो टेलीस्कोप के साथ जो स्टार गेजिंग इवनिंग्स थी कुछ पाकिस्तान में भी की। पाकिस्तान की जो पहली एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी थी, इट वाज कॉल्ड मास्ट्रो पार्क। तो उसकी मैं पहली फीमेल मेंबर थी जी। तो बल्कि जो उसका फाउंडर है, ही लिव्स नाउ इन द US, ही इज़ एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो मैंने उसको भी इनवाइट किया था। ही केम फॉर माय स्पेस फ्लाइट। माशाल्लाह, स्टिल अ गुड फ्रेंड जी। माशाल्लाह। लास्ट में वो लड़कियां जो आपको इस वक्त सुन रही हैं, जो अपने ख्वाब इसलिए पूरे नहीं कर पाती कि उनको लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, हम शायद उन चैलेंज को ओवरकम ना कर सकें, या जो समझती हैं कि पता नहीं ये तो ऐसा मुश्किल काम है कि हम शायद ना कर पाएँ, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? मैं ये कहूँगी कि अब तो स्पेस कमर्शियल हो गई है। दे डोंट इवन नीड टू बी साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स। वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। दे कैन स्टिल गो टू स्पेस बिकॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस से स्पेस फ्लाइट की जो टिकट्स हैं उसकी प्राइस कम होती जाएगी विद टाइम। और अगले 20 साल में इट विल बी लाइक टेकिंग अ प्लेन टू स्पेस। तो वो अपना ड्रीम जो है उसको स्ट्रांगली थामे रखें और अपनी वैल्यूज़ में बिलीव करें, अपने ड्रीम्स में बिलीव करें, एंड वो सब स्पेस में जा सकेंगे बहुत जल्दी। जस्ट लाइक यू नमीरा, थैंक यू। Maybe they'll move to Mars, they'll probably move to the moon. Yes, ज़ाहिर है आपने एक सफ़र कर लिया, आपने एक रास्ता दिखा दिया, अब जो जाएगा वो और आगे भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। बहुत शुक्रिया नमीरा, नाइस मीटिंग यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुताल्लिक कुछ और जानकर। ज़ाहिर है वैसे तो आप
खबरों में देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब इन पर्सन आप किसी से बात करते हैं तो फिर मालूम होता है कि अच्छा, जिसको आप कह रहे हैं ना बहुत स्ट्रांग, वो वैसे बड़ी इमोशनल हैं, और वो नज़र भी आया कि उनकी आंखें बीच में नम भी हुई। एनीवेज जी, वापस चलते हैं स्टूडियोज। जबरदस्त जी, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल के फुटबॉल मैच की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2, जिसमें पाकिस्तान को सऊदी अरब के बाद ताजिकिस्तान से शिकस्त तो हुई, वो बात अपनी जगह, लेकिन क्या जबरदस्त मैच था और क्या जबरदस्त क्राउड था जिस तरह से फुटबॉल लवर्स वहां पर पहुंचे थे। ताजिकिस्तान ने 6 गोल किए, पाकिस्तान ने 1 गोल किया। शिकस्त मैं फिर कहूँगा कि वो उसकी अपनी ज़ाहिर एक कहना चाहिए कि हमारे लिए परेशानी की बात तो है, बट स्टिल कि जिस तरह से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फुटबॉल, जिस तरह से हम एक क्वालिफाइंग राउंड में तो है ना, अब जो नेक्स्ट मैच है उस पर भी हम बात करेंगे, और क्या कितनी उम्मीद है, वो अगर मगर वाला मसला तो नहीं है। अगर मगर वाला मसला। और दूसरी बात ये कि जो हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट शायकीन की बात करते हैं, फुटबॉल लवर्स भी बहुत ज्यादा है, तो फुटबॉल शायकीन के लिए एग्जैक्टली ये डेफिनेटली ये एक ट्रीट भी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन हारून मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच। और वाकई कल हमारा जो ऑफिशियल नंबर था स्टेडियम अटेंडेंस का, वो था 20,200 लोग। सो एक बहुत ही सेलिब्रेशन थी और फैंस को मौका मिला फुटबॉल देखने का। So it's very exciting, बहुत नो डाउट। वाकई वो जो क्राउड देख के एक एंजॉयमेंट वाला मामला था ना, वो वाकई में बड़ा एंजॉय किया उसको। अच्छा, जब सऊदी अरब से मैच था तब क्राउड कितना था? तब 11,150 ऑफिशियल अटेंडेंस थी, और उनका जो स्टेडियम जिसमें हमने खेला था उसकी टोटल कैपेसिटी 11,800 थी। सो स्मॉलर स्टेडियम, बट आवर क्राउड वाज जस्ट, Our fans are the best. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। लेकिन अब ये बताएं कि ताजिकिस्तान ने 6 गोल, हमने 1 गोल, क्या हम सही खेले नहीं, या वो टीम ज़्यादा तगड़ी थी, या हम उतने तैयार नहीं थे, क्या था? देखें, जो फुटबॉल है ना वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव स्पोर्ट है। 211 ममालिक खेलते हैं। अब ताजिकिस्तान और हमारा डिफरेंस है 193 पे हम रैंक करते हैं, और 110 पे ताजिकिस्तान। डिफरेंस है काफ़ी, तो मतलब क्वालिटेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, फुटबॉल इज़ अ गेम जो 90 मिनट तक बिल्ड करती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेयर अचानक कोई परफॉर्म कर जाए या एक प्लेयर अचानक आउट हो जाए तो पूरी टीम बैठ जाए, नहीं, इट्स अ गेम ऑफ बिल्डिंग अप। इसी तरह अब हमारा उर्दन से जो मैच है वो 82 रैंक है, तो वो मजीद स्ट्रॉन्गर टीम है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम क्वालिफायर्स के राउंड 2 में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में फुटबॉल दोबारा आया है, इंटरनेशनल गेम्स आए, यही एक एक्साइटमेंट है। बाकी तो ऑब्वियसली जीतना भी जरूरी चाहिए। अच्छा, अगले मैच के लिए क्या स्ट्रेटेजी, अब क्या स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं, और कितना जरूरी है उर्दन से जीतना, और जीतने के बाद हम किधर पहुंचेंगे? हाँ जी, देखें, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 है, हर पूल में 4 टीम्स हैं। टॉप 2 टीम्स नेक्स्ट क्वालिफाइंग राउंड में जाएंगी। हमारी जो इस वक्त टारगेट है वो ये है कि एशियन कप के लिए भी यही क्वालिफाई काउंट करता है। तो अगर हम एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर जाएं तो इसको हम एज अ प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं फॉर एशियन कप क्वालिफिकेशन। तो दैट्स द स्ट्रैटेजी। बाकी प्लेइंग स्ट्रैटेजी के लिए तो कोच इज बहुत ही जबरदस्त है। इंशाल्लाह ताला टीम भी अच्छी है जी, हमने प्लेयर से बात की थी, टीम बहुत अच्छी है, तभी तो हमने पूछा कि क्या मसला क्या हुआ, कि टीम तो अपनी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, उर्दन से अगर हम जीत जाते हैं तो हम इस राउंड से आगे बढ़ जाएंगे, या सिर्फ वो एशिया कप के लिए चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, अगर हम देखें, अभी हमारे रह गए हैं 4 मैचेस। 2 उर्दन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ एक होम गेम जो पाकिस्तान में शायद हो सके, और एक ताजिकिस्तान के साथ वे गेम जो हम उनके मुल्क में जाके खेलेंगे। तो ये 4 मैचेस अभी रहते हैं, इस पे डिपेंड होता है कि क्या होगा। बट जो हमारी करंट पोजीशन है वो हमने पहले 2 मैच तो हारे हैं, तो अब आगे हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। हारने से पोजीशन डाउन हुई है हमारी पोजीशन। सो पूल टेबल में इस वक्त हम लोएस्ट रैंक हैं। 4 का जो पूल है उसमें हम लोएस्ट रैंक हैं। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है हमारे लिए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 2 में आना एक बहुत बड़ी बात थी। इसका एक बहुत आसान अगर मैं कहूँ, सो जैसे जापान है, उनकी वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजी 50 साल है, तो वो 2050 टारगेट कर रहे हैं अपने वर्ल्ड कप होप्स के लिए। तो फुटबॉल एक बहुत ही कम्पिटिटिव प्लेइंग स्ट्रक्चर है, तो 6 महीने, साल, 2 साल एक बहुत
मामूली मुद्दत है फुटबॉल की। अच्छा हारून साहब, फिर अगर थोड़ा सा इस चीज़ से भी देखा जाए, क्योंकि फेडरेशन क्या कर रही है इस पे भी जाहिर है, तो फ़रोग़ के लिए बेसिकली क्या करी है फुटबॉल की, और स्पेशली अगर हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कम्पीट करें तो क्या उनकी ट्रेनिंग भी उसी मयार पर ही की जाती है, उनको वो फैसिलिटीज़ दी जाती है? क्योंकि अमूमन जब हम प्लेयर से बात भी कर रहे हों किसी भी खेल के हवाले से, क्रिकेट के अलावा, तो यही कहा जा रहा होता है कि क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दी जा रही होती, तो क्या वो मयार, वो स्टैंडर्ड्स उनको मीट किया जा रहा है? देखिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको 2-3 तरह से देख लेते हैं। जो प्लेयर्स की तैयारी है, प्रिपरेशन है, जैसा कि मेरी पिछली दफ़ा भी बात हुई थी, हमने इस साल तकरीबन अब तो 36 इंटरनेशनल मैचेस में हमने हिस्सा लिया सितंबर 2022 से लेके अभी तक। तो ये वो प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे प्लेयर्स को मिलती हैं और वो इंटरनेशनल नेशनल टीम्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं। दैट्स वन एस्पेक्ट। फिर डोमेस्टिकली हम प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? सो डोमेस्टिकली हमारे पास जो सबसे बड़ी इस वक्त चीज़ मिसिंग है वो एक एक्टिव प्लेइंग का एक इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो उसके लिए हम अब रेगुलर गेम्स भी इनेकाद कर रहे हैं। सो हमने पिछले 6 महीने में 800 ऑफिशियल गेम्स तकरीबन खेली हैं डोमेस्टिकली, एंड दिस इज़ अ ह्यूज स्टेप, मतलब ये आज से पहले शायद नहीं हुआ। फिर जहाँ तक तो इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात है तो हमने उनको भी जैसे कॉम्पनसेशन, उनकी फैसिलिटीज़, उनके लिए मेडिकल, उनकी बेसलाइन सेटिंग, तो उन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। बट एज अ कंट्री हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अभी थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं जी। ऑल द बेस्ट जी, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। अभी भले पूल में हम नीचे जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान उस क्वालिफायर राउंड में तो है, और ज़ाहिर है वो 4 का पूल है, उसमें अगर टॉप 2 पे आएंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, ना भी आए तो कोई ना कोई स्टेप तो हम ले पाएंगे, ज़रा बहुत तो आगे हम बढ़ पाएंगे। अबव ऑल हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस खेल को, जैसे कि कल हमने देखा कि 20-22 हज़ार का क्राउड था उस ग्राउंड में। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के कई बड़े सरकारी इदारे मुसलसल खसारे में जा रहे हैं और उन्हें जनूबी एशिया में नाकिस तरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले इदारे समझा जाता है, और ये इदारे हर साल सर्वाइवल के लिए 458 अरब रुपए से ज़ायद पब्लिक फंड्स की मद में खा जाते हैं। सिर्फ पीआई की बात करें, रवां साल के पहले निस्फ में 60.71 अरब रुपए का खसारा हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल्स, अब तो वैसे उसकी बात करना भी लगता है कि वक्त को ज़ाया करने के मुतरादिफ है कि पाकिस्तान स्टील मिल से कोई उम्मीद रही नहीं है। 206 अरब रुपए के खसारे में। पाकिस्तान रेलवेज़ की बात करें, खसारा 50 अरब से ज़ायद, और यही वजह है कि गुज़श्ता कई सालों से खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी का मुतालबा हो रहा है। लेकिन जब जब ये लफ्ज़ सामने आया तब तब उन इदारों के एम्प्लॉइज़ ने एहतजाज किया और इस मामले को आगे बढ़ा नहीं सके। इस वक्त भी अगर हम इंटरनेट स्टैंडअप की बात करें, वो भी ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, बल्कि कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं कि प्राइवेटाइज़ किया जाए, स्पेशली पीआईए को। इसी पर बात करेंगे। पीडीएम हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर फॉर इकॉनमी बिलाल कियानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पीआईए खैरियत में नहीं है जी। आपने जो अभी इंट्रो में बात की, यकीनन निजकारी हमारी मुआशी हिस्ट्री का एक हिस्सा रहा है, और एक हमेशा एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एक दुनिया में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक समझा जाता है। मगर मैं थोड़ा सा तारीख में वापस थोड़ा पीछे जाके 90 की दहाई में, इन द 1990s, बिटवीन 1990 और 1993, जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम पे पाकिस्तान उससे पहले नेशनलाइजेशन के एक फेज से गुजरा था। तो बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री सेक्टर्स जो थे वो स्टेट ओन्ड थे। तो पहली वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो थी वो नवाज शरीफ साहब ने एज फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर की थी, और उस टाइम पे 93 एंटिटीज़, 93 आपकी एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज किया गया था, जिसमें बैंक्स शामिल थे, रोटी प्लांट्स थे, घी प्लांट्स थे, टेक्सटाइल प्लांट्स थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे। और उस टाइम पे जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो एम्प्लॉईज़ के रिजर्वेशंस होते हैं, क्योंकि खदशात होते हैं फ़ौरन के जी हमें ले ऑफ कर दिया जाएगा, उनसे आप अगर डे 1 से इंगेज करें और उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करें, वेदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन हैंडशेक से वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम्स, ये चीज़ें 90s में उस टाइम पे की गई थी। तो उसको अगर आप उस प्राइवेटाइजेशन के अमल का हिस्सा बनाएं तो प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, जिसमें और बुनियादी तौर पे प्राइवेटाइजेशन क्यों करनी चाहिए आपको? देखिए, बुनियादी तौर पे और उसका सबूत और उसके डिविडेंड्स हमारी कौम देख चुकी है। आप अगर बैंकिंग सेक्टर देख लें फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आज की आप खसारे में, और हर साल आप 100 अरब रुपए उनमें खर्च रहे हैं जो अस्पतालों पे, स्कूलों पे लग सकते हैं। उसी तरह एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आपके पास बैंक्स हैं
जो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड है प्राइमरली, जो वेल रेगुलेटेड है और जो सालाना प्रॉफिट्स भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ टैक्सेस की मद में टैक्स एक्सचेकर को पे भी कर रहे हैं। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन आप प्राइमरली करते हैं ताकि नंबर 1 हुकूमत को खसारे ना उठाना पड़े, नंबर 2 जो वो सेक्टर्स हैं उससे जो सर्विस डिलीवरी मिलनी है पाकिस्तानी अवाम को वो बेहतर हो, ठीक है ना जी, और नंबर 3 वो आपके नेशनल एक्सचेकर में एक कंट्रीब्यूटर बने बोझ बनने के बजाय। इतने फायदे हैं। नहीं, और चौथी बात कि देखिए जब एक प्राइवेट सेक्टर को आप लीड लेने देते हैं, प्राइवेट सेक्टर मार्केट्स के तकाज़ों से कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में जब काम करती है तो उससे उस इंडस्ट्री की जब ग्रोथ होती है तो उसमें फिर नौकरियां भी बढ़ती हैं। सर कॉम्पिटेंट लोग आते हैं, सबसे बड़ी बात। तो देखिए अभी तो सरकारी भर्तियों की वजह से टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम किसी भी सरकारी महकमे की तरफ जाएं, आप कुछ भी स्कूल्स की बात कर लें, आप हॉस्पिटल्स की बात कर लें, आप बाकी इदारों की बात कर लें, यही होता है कि सरकारी भर्तियां ही सबसे ज्यादा लॉस की जिम्मेदार होती हैं क्योंकि वो कॉम्पिटेंट लोग बहुत सारे नहीं भी होते। जी देखिए आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, यही ड्रॉबैक्स होते हैं जब हुकूमत ओन करती है और दुनिया में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, मगर हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब भी हमेशा कहते आए हैं और एज फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्म और कंसिस्टेंटली वो तीनों अदवार में उन्होंने ये चीज़ इंप्लीमेंट करके दिखाई है कि प्राइवेट सेक्टर को लीड लेनी चाहिए। प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर सकती हुकूमत में? आपको जरा इसका भी जी एक बड़ा तल्ख माजी है जी, ये भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। मगर देखिए प्राइवेट सेक्टर को लीड देनी चाहिए हुकूमत को। हुकूमत का काम है कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए, एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाए। हुकूमत का काम कंपनीज चलाना नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ टू गेट आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज़ नॉट देयर जॉब। एंड नवाज शरीफ साहब ने हमेशा तीनों अदवार में ये बात दिखाई है। अब आप जो PIA की बात कर रहे हैं, PIA 2013 से 18 के दौर में प्राइवेटाइजेशन का अमल वहाँ पे शुरू हुआ। एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक हुकूमत का इदारा है, वो हुकूमत की जो भी प्राइवेटाइजेशंस होती हैं उसको और आप खुद उसका हिस्सा भी थे जी। उस टाइम पे मैं उधर काम भी कर रहा था जी, तो वो मैंने खुद भी देखा कुछ प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शंस जो उस टाइम पे चल रही थी, मैं उनको एज ए ट्रांजैक्शन मैनेजर इन्वॉल्व भी था। कुछ और थी जो मेरे सामने हुई क्योंकि मैं उधर ही था। PIA उनमें शामिल है। PIA की बड़ी तरीके से एक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जारी थी जिसमें आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करते हैं, आपको जिसमें HR का एडवाइज़र भी शामिल होता है, जो स्पेसिफिकली आप देखते हैं कि वहाँ पे पेरोल क्या है, एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उनको किस तरीके से आपने उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करनी है। दीगर और जो पहलू होते हैं फाइनेंशियल टेक्निकल सारे उसमें देखे जाते हैं। उसके बाद फिर आप प्राइवेट सेक्टर को दावत देते हैं अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद कि वो आके अपना उसमें इंटरेस्ट शो करें। मगर बदकिस्मती से उस टाइम पे इसको पॉलिटिसाइज करके ऑपोजिशन ने, और उस टाइम पे बुनियादी तौर पे PTI ने किया था, 2016 की तकरीबन बात है। अच्छा। एहतजाज हुए थे, उसमें पॉलिटिसाइज करके एक जुमला जो हुआ सो हुआ। अब जिस तरह एक स्टेप लिया गया है निगरान हुकूमत ने, और अगर आप लोग बाद में आते हैं, ज़रा पे इलेक्शंस होंगे, फिर चीज़ें सामने आएंगी, आप लोग पूरी उम्मीद पूरे एतमाद हैं कि आप लोग हुकूमत बनाएंगे, प्राइवेटाइज कर पाएंगे इस दफ़ा? जी देखिए मेरा ख्याल है बिल्कुल हमारी एक बुनियादी तरजीह होनी चाहिए कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को या तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से एम्प्लॉयज़ की राइट्स प्रोटेक्ट करते हुए उसकी प्राइवेटाइजेशन की जाए या आउटसोर्सिंग की जाए, या जहाँ पे मुमकिन हो वहाँ पे रिफॉर्म किया जाए। मगर इन तीनों स्टेप्स के अलावा कोई और स्टेप है नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की कल मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और इससे पहले कुछ खबरें ये थी कि जब से नवाज शरीफ साहब आए थे मौलाना फजल रहमान मिलना तो चाह रहे थे, मुलाकात हो नहीं रही थी। ये वाकई क्या मामला ऐसा है? कल की मुलाकात, क्योंकि बिलाल कियानी साहब उसमें मौजूद थे, उनसे पूछ लें बिलाल साहब कैसी रही कल की मुलाकात मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ? जी अच्छी रही जी, मुलाकात अच्छी रही। और जब से नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं तो ये मौलाना साहब के साथ पहली मुलाकात थी। कल हम नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में उनकी हेयरिंग भी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बाद मौलाना साहब के घर गए, उनसे मुलाकात हुई। तो जो मौजूदा और माजी के सियासी सूरत हाल रही है उसके ऊपर भी बातचीत हुई, आइंदा इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी एक जनरल गुफ्तगू हुई, और उस बात पे डिस्कशन हुई कि किस तरह 2018 से 22 के दरमियान एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ PMLN, JUIF और दीगर जो आपकी सियासी जमातें हैं, किस तरह उन्होंने एक मैच्योरिटी के साथ उस वक्त अपोजिशन की और एक आइनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक मुसल्लत शुदा हुकूमत को हटाया। और फिर उसके बाद जो 16 माह गुजरे जो सख्त तरीन मुआशी हालात में थे, और फिर सैलाब की आफत भी उसमें आई, उस डिफ़िकल्ट वक्त को किस तरह उस इत्तेहादी हुकूमत ने नेविगेट किया। और उसमें भी चूँकि दोनों जमातें और जमातों की लीडरशिप्स के आपस में एक मैच्योर
तरीके से एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इतफाक रहा तो उस चीज़ों को नेविगेट कर सके। हालांकि आप जानते हैं कि माजी में इस तरह की कोalition गवर्नमेंट जब हालात इससे बेहतर भी हों तब भी उसको चलाना मुश्किल होता है। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेयर किया और जमातों ने आपस में कल तारीफ हुई कि जो 16 माह में आपकी कारकर्दगी रही है। देखिए उस पे उसका भी रिव्यू हुआ, आइंदा इंतखाबात पे भी जनरल गुफ्तगू कि चीज़ें ठीक रही हैं 16 माह। जी देखिए उसमें यकीनन जिस तरीके से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, जिस तरीके से उन सख्त माशी हालात में अचानक सैलाब की जो आफत आई उस वक्त जिस तरीके से उसको निपटाया गया, फॉरेन रिलीफ एफर्ट्स की गई, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन की जो एफर्ट्स की गई, उसके बाद फिर हुकूमत के जाते वक्त फिर 9 मई जैसा सानिया हुआ, उस टाइम पे मुल्क में इंश्योर करना कि आपका लॉ एंड ऑर्डर उसके बाद डिस्टर्ब ना हो और चीज़ें सेटल हों, और उसके बाद फिर हुकूमत के जाते वक्त 9 माह का $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट करना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई। और आगे तारीफ के अलावा भी मौलाना साहब की भी कुछ शिकवे शिकायतें थी बाकी जमातों की तरह नून लीग से। जी देखिए जनरल गुफ्तगू हुई आइंदा इंतखाबात के बारे में, तो देखिए ये एक नॉर्मल अमल है जब इलेक्शंस के वक्त हों। आपने देखा कि हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स में MQM का भी वफ्द आया, इसी तरह अब GUI से मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान के दौरे पे भी नवाज शरीफ साहब से जो बलूचिस्तान की सियासी जमातें या उनके नुमाइंदे थे बलूचिस्तान के, उनसे भी एक इज्तिमाई मुलाकात हुई। तो ये इलेक्शंस के वक्त एक आम अमल है कि जमातें आपस में मिलती हैं, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस होती हैं, इलेक्शंस की जो रियलिटीज़ होती हैं या जो फैक्ट्स उस वक्त के होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। जहाँ पे पॉसिबल हो कहीं पे अलायंसेज एक्सप्लोर होती हैं। इलेक्शंस आर नाउ लेस देन 3 months अवे, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हमारी जमात नहीं दिया हमारी जमात की नॉर्मल प्रोसेस जवाब मैंने आपको बिल्कुल दिया। ये बताएं मौलाना साहब की भी कोई शिकवे शिकायतें हैं जैसे कि बाकी जमातों की नून लीग से? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई मेरे मौजूदगी में मुझे नहीं याद पड़ता कि कल ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई। एक जनरल गुफ्तगू हुई। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मुलाकातें जो हैं ये हमारे ओवरऑल प्रोसेस का नहीं, और उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या शामिल है। देखिए 20 नवंबर को हमारी अब तारीख ख़त्म हुई है, डेडलाइन ख़त्म हुई है टिकट्स की एप्लीकेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद अब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और फिर हर एप्लीकेंट का जिसने अप्लाई किया हुआ है उनके इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद आप देखेंगे हमारी बाकायदा कैंपेन होगी। पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात के अलावा आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब लाहौर चेंबर भी गए, उधर बिलखसूस मुआशी मामलात के ऊपर डिस्कशन भी हुई, तजावीज़ भी ली गई। तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंगेजमेंट्स है, इसके अलावा डिप्लोमेट्स भी कुछ आके देव कॉल्ड ऑन हमारे पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और आप देखेंगे कि इसी तरह ही आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्शंस की हमारी तैयारियां जारी रहेंगी। लेकिन उस पर तनकीद ये होती है कि PMLN और MKM का इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है। PMLN की कराची में प्रेजेंस या MKM की पंजाब में प्रेजेंस तो सबको पता है क्या है। इत्तेहाद का फ़ायदा तो कोई नहीं है, वो इत्तेहाद क्यों? एट द सेम टाइम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं सवाल ये उठता है कि वो रहनुमा जो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, कुछ चले भी गए थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा वजीफा नवाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि वो PMLN में आ गए? देखिए एक तो मेरे ख्याल से हमें जो ग्राउंड पे नज़र आ रहा है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राउंड पे नज़र आ रहा है, मैं भी जेलम में हल्के की सियासत करता हूँ जी, हम देखते हैं ग्राउंड पे अपने कारकुनान के साथ अवाम में जब जाते हैं, इसी तरह दूसरी सियासी जमातें भी ये देख रही हैं कि आइंदा इंतखाबात में इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है। माहौल आपने बनाया हुआ है, आई एग्री, ये माहौल अवाम के जोर पे बना हुआ है। एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल, क्लीन चिट सारी जगह से मिल तो नहीं गई अभी, अवाम से मिल रही है। नहीं, मेरा सवाल ये है अच्छा सर, अवाम से कैसे मिल रही है? अवाम से कैसे? इलेक्शंस तो हुए नहीं है, वोट तो डले नहीं है, तो फिर कैसे? हमें नजर आ रहा है, हम कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी चीजें देख रहे हैं जी, तो आपको ये अवाम से ही पता चल रहा है और आगे हम पुरुमीद हैं जी, हम कॉन्फिडेंट है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने जब 21 अक्टूबर को भी तकरीर की तो उन्होंने बात की अवाम के मसाइल की, उन्होंने राइट लेफ्ट कोई बात किसी के मुतल्लिक किसी के ऊपर तनकीद जो दूसरे क्वार्टर से आ रही है, मगर हमने कोई ऐसी बात नहीं की और हमारा फोकस इलेक्शन से। और देखिए जो आपने बात MQM की देखिए बात ये है कि हमने मुल्क के हर कोने में, हर हिस्से में वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है जिससे उस मुल्क के हिस्से को फायदा पहुंच सके। पीपल्स पार्टी को भी मनाए ना सर? नहीं देखिए बात मनाने की नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ जैसे कि मैंने कहा, जिस तरह JUIF के साथ 2022 से पहले ऑपोजिशन में उनके साथ भी आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एफर्ट हुई, 16 माह में वो साथ रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो उसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ इलेक्शन कैंपेन में भी अपने आप को कंडक्ट करेंगे।
मगर बदकिस्मती से ये पिछले 1.5 माह से ख़ास तौर पे बिलावल साहब से और उनकी जो नीचे एक मीडिया टीम है, उन्होंने लगता है शायद कोई फैसला कर लिया कि उन्हें ये काम करना है। तो आप लोग मना भी तो नहीं रहे ना? नहीं, देखिए हमें मतलब कि हम हर जमात के पास जा रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, एक ये पीपल्स पार्टी आपके साथ ही मुलाकातें तो आगे मुमकिन है, काफ़ी सियासी जमातों से हो, मनाने वाली बात ही नहीं, हम तो उन पर बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात ही अपने इलेक्शन की, अपनी तैयारियों की, आवाम के इश्यूज़ की कर रहे हैं। हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी बन गई है जो तफसीली काम कर रही है, उसकी दीगर सब कमेटी। लेकिन आप उनके रिजर्वेशंस दूर भी नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि पंजाब में धड़ाधड़ तरक्याती काम जारी है, और हम देखते भी मोहसिन नकवी साहब को वो जायजा भी ले रहे हैं, वो इफ्तिताह भी कर रहे हैं। तरक्याती काम नॉर्मली होता नहीं है, कोई ऐसी बात है नहीं कि अब अगर उनको लग रहा है कि आज से उनको हार नजर आ रही है और वो आज से ही उसका नहीं, क्या पंजाब में तरक्याती काम नहीं हो रहा? तो ये उनका जी, पंजाब में तरक्याती काम नहीं, पंजाब में केयरटेकर हुकूमत अपना काम कर रही है जी। जब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। हम लेकिन जो उनकी तनकीद है कि तरक्याती काम नहीं होने चाहिए, वो हो रहे हैं पंजाब में, उस पर मैं तो देखिए, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं आप, जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, आपके पास जो अच्छा, ये जो लाडला प्लस का लेबल वो भी तो लग रहा है एक तरह से, सोशल मीडिया पे भी देखें, आवाम की तरफ से भी है, पार्टीज की तरफ से भी, कि नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस हैं। अब तो लाडले को ही 2017 में नाअहल करके फिर जेल भेज के, फिर उसकी जब बीवी बिस्तरे मर्ग पे हो तो बेटी का हाथ थाम के उसको जेल भेजा जाए, फिर बीवी से बात ना करने दी जाए, फिर जब वो जिला वतन हो तो उसकी बीवी और माँ दोनों फौत हो जाएं, और आज वो जिस घर में आए उसमें ना बीवी हो ना माँ हो, और उसके बाद आज भी वो शख्स जब कोर्ट में वापस आया है तो आज फिर से वो कह रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे केस का फैसला मेरिट के ऊपर हो। आप सारे फैक्ट सामने रखे जाएं, चाहे वो एवन फील्ड केस हो, चाहे वो अल अजीज़िया हो, जो तमाशा इस कौम के साथ किया गया, जो इस मुल्क के निज़ाम अदल के साथ किया गया, उसके फैक्ट सामने रखे जाएं। तो देखिए, आज भी वो शख्स कोर्ट में पेश हो रहा है। उस टाइम पे भी 2017-18 में भी जब वो जानता था कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, वो फिर भी कोर्ट में पेश हुआ। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट नहीं पेश होऊंगा, या सिर्फ गुड टू सी यू वाले कोर्ट में आऊंगा, या जब पुलिस लॉफुल अरेस्ट करने आएगी तो मैं टेयर गैस और पत्थर फेंकूंगा लोगों पे। उसने हरगिज ये बात नहीं की। आज भी वो शख्स ही इज कंफर्टेबल विद दिस टाइटल जो दिया जा रहा है लाडला प्लस, या वो चाहते हैं टाइटल हटाया जाए? नहीं, कौन सा टाइटल जी, हम तो पीपल्स पार्टी देती है। आप बात करते हैं, हम टॉक शोज पे आते हैं तो करते हैं। हमारी तो ये देखिए, हमारा फोकस हमारी इलेक्शन की तैयारी है, ठीक है, और अवाम के मसाइल हैं। बाकी अगर किसी ने फैसला कर लिया है कि किसी ने डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी है, और आज मैं पीपल्स पार्टी के साथियों को मैं भी टॉक शोज पे कहता हूँ, मैंने कहा जी, जितना आप नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं ना, इतना ही कम से कम जरदारी या बिलावल साहब का ले लें। उनकी आजकल बात का महवर ही नवाज शरीफ है। उनकी तनकीद, उनकी सारी तकारीर उनके जहनों पे सवार हो गए। और एक और शख्स भी था जिसके जहन पे सवार था, नवाज शरीफ साहब थे सवार उनकी भी तकरीर का महवर नवाज शरीफ साहब ही रहते थे। उनका अंजाम आज आपने देख लिया है। तो ये आप पीपल्स पार्टी को डरा रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अवाम के हिसाब से डरा रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन के दिनों में अपना मंशूर और मैनिफेस्टो और सोल्यूशंस अवाम को, अवाम के मसाइल के मुतालिक पेश करने के बजाय आपने अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी और कैंपेन का महवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तनकीद को बनाना है, तो ये आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसमें सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी का ही लॉस होगा और आपको भी नुकसान होगा और अवाम को भी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। एक सवाल जो आपसे भी है और एक सवाल जो आपसे भी है। जबकि किसी शख्स से आपकी मुलाकात होती है, सबसे पहली चीज़ आप क्या नोट करते हो शख्स के अंदर? मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ, इस शख्स को आप रेट कहाँ पर कर रहे होते हैं? नहीं, रेट तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं ड्रेसिंग जरूर देखता हूँ ऑफ कोर्स। और ड्रेसिंग में मैं शूज वैसे नॉर्मली मेरे अच्छा शूज देख रहे होते हैं, सॉक्स पे भी बहुत मैटर करता है ना कि कैसे आप ड्रेसअप हुए हुए हैं, या आपके बाल कैसे दिख रहे हैं, या आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें। तो यही देखा जा रहा होता है कि एक शख्स प्रेजेंटेबल है या नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि प्रेजेंटेबल, उन्हें तो लगता है वो लग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस डेकोरम के लिहाज से या जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां पर वो प्रेजेंटेबल लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तभी लोग पूछ लेते हैं कि आप आज ऑफिस आए हैं या आप किसी मेहंदी पर जा रहे हैं। हाँ, वैसे ये बात बहुत ज्यादा होती है क्या कुछ लोग। अच्छा, वैसे वाकई समझ नहीं आता शोएब, अक्सर किसी इवेंट पे आपको समझ आ रही होती है अच्छा एक डिनर है, अब ये है कि डिनर है। अब कुछ लोग डिनर पे जब जाते हैं वो कहते हैं वो ओवर ड्रेस्ड है, कुछ कहते हैं वो अंडर ड्रेस्ड है, वो कहते हैं नहीं हम उस तरह के नहीं लग रहे जैसा लगना चाहिए था, तो वो बिल्कुल अलग से लग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब यूँ अगर हम डिफरेंशिएट करें कि दुनिया में बहुत से तरह के लोग हैं, जब हम ड्रेसिंग की या स्टाइल की बात करें, एक वो है जो सब उठ के वो पहन लेते हैं जो अवेलेबल होता है, जो प्रेस्ड होता है ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एक वो है जो कहते हैं मैं वो पहनूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं पहनना चाहता हूँ। एक वो जो कहता है कि मैंने आज उसको कॉपी करना है, मैंने उस जैसा लिबास पहना है तो मैं वो पहन लेता हूँ। और एक वो होगा जो बड़ा सोच समझ के अच्छा आज सुबह मुझे किससे मिलना है, मुझे कहाँ जाना है, मैं किस माहौल में जा रहा हूँ, मुझे क्या रंग पहनना चाहिए, मुझे क्या स्टाइल करना चाहिए, वो अपने उस वार्डरोब के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचता है।
साइंस है पूरी। अच्छा, तो आज इस साइंस के बारे में बात करें। बिल्कुल करते हैं। हमारे साथ इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया जी आपने ज्वाइन किया। हामिद साहब, मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें तो हमने बाय बुक पढ़ भी ली, देख भी, अच्छा जी आपका ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका ये स्टाइल होना चाहिए, आपका ये शू होना चाहिए। एट द सेम टाइम हमने रूल्स ब्रेक भी कर दिए हैं। हम अपने इन्फ्लुएंसर्स को या मॉडल्स को देखते हैं, सूट है तो नीचे जॉगर्स या स्नीकर्स भी हैं तो चल रहा है। हमें तो हम कॉपी कर लें, बस जैसे वो लग रहे हैं वैसे लगे। ये देखे सोचे समझे बगैर कि अगर एक चीज़ उन पे अच्छी लग रही है तो हो सकता है वो हम पे अच्छी ना लगे। राइट। देखें, आपने जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमें किसी की तरह लगना है या हमें अपना जो भी हम सोचते हैं वो होना चाहिए। जो आपने लास्ट बात की है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किससे मिलना है, किससे इंटरेक्शन करनी है, डायनेमिक्स क्या है मीटिंग की, तो आई वुड से कि सोच समझ के जाइए, क्योंकि यू नो यू आर टेकिंग अ बिग चांस। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसमें चंद चीज़ें हैं जो मैं आई वुड लाइक टू मेंशन। जो फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे आपने बात की कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या चीज़ है, थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहली बात ये है कि जो ही आप किसी से मिलते हैं तो आपको कामयाब लगना चाहिए। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो गेम इज़ ओवर। अच्छा, यानी आप ड्रेसिंग से कामयाब लग सकते हैं। बिल्कुल, बात करेंगे कैसे कामयाब लग सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट लगते हैं तो गेम इज़ ओवर अगेन। आप किसी बंदे को हायर करेंगे, किसी का डील करेंगे, किसी का बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, व्हाटएवर, इवन सोशली जो है इंटरेक्ट करने में, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो अगेन यू नो आई वुड से द गेम इज़ ओवर। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके अंदर अथॉरिटी लग रही है कि नहीं लग रही। ओके, अगर आप हमें अथॉरिटी नहीं लग रही तो व्हाई वुड आई लिसन टू यू। तो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, थोड़ा सा उसको डिग इन करते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ दो चीज़ों से आता है। एक ये है कि आपका जो डेप्थ है नॉलेज की, कोर कॉम्पिटेंसी है, यू नो आपके यू नो ग्रिप है कंटेंट के ऊपर, तो यू गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर। और दूसरी बात है, कॉन्फिडेंस आता है कि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ओके, यानी एक दिन यू नो बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट हम अच्छे लगते हैं। तो जब हम अच्छे लगते हैं तो हम मिरर में देखते हैं, कहते हैं हो आई लाइक माई सेल्फ। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन जो है एकदम से आपका कॉन्फिडेंस शूट करता है थ्रू द रूफ, एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस यू नीड टू, एंड यू कैन गो देयर कंकर द वर्ल्ड विद दैट। इसमें दूसरी बात भी होती है ना, कोई आपसे आपको कह देता है आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये बात वो कर लेते हैं इसकी बात। यूजुअली हम जब अच्छे नहीं लग रहे मर्दों की बात करते हैं, यूजुअली जब तैयार होते हैं हम लोग तो हम किससे पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हम कहते हैं अपनी यू नो अगर इफ़ वी आर मैरिड तो वो हैं, अगर व्हाटएवर द फीमेल इन द फैमिलीज, तो मैं कहता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल वाइफ है, वाइफ से कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो कहती है आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वाइफ ने तो हमेशा तारीफ़ करनी है। चाहे आपकी टाई यहाँ पे आ रही है, he probably doesn't know it. वैसे उल्टा नहीं है, मतलब जो मियाँ होते हैं उनको बीवियों की तारीफ ज़्यादा करते हैं। बीवियाँ तो सच बोल देती है, अक्सर कहती है नहीं ऐसे लग रहे हो। लेकिन वो इसलिए भी बड़ा कहते हैं कि बीवी कहती है कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उसकी भी टर्न आनी है। अच्छा, okay. So if she's gonna kill him, it's gonna kill her. So actually, so that's what it is. तो आप पता है क्या है, आप किसी से ना पूछें, ना अपनी वाइफ से पूछें, ना स्पाउस से पूछें, ना फ्रेंड से पूछें, ना you know anybody around you, आप मिरर से पूछें मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मिरर में देखिए कि आप ये जो मैंने अभी आपको सब्लिमिनल मैसेज बताए हैं कि आप लग रहे हैं। इसके अलावा 2-3 और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ओके, देखिए ना, आप डजंट मैटर, आप एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं। मेरा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन में तो यू नो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। अच्छा, ये पॉलिटिशियन की बात से ना हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं। हम चाहते हैं कि वो पिक्चर्स आपको दिखाते हैं और उनकी ड्रेसिंग पर आप कमेंट लेते हैं कि वो ड्रेसिंग देखकर पहला क्या आता है, वो अथॉरिटेटिव लग रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो कोई गलती तो नहीं कर रहे उस ड्रेस में। तो सबसे पहले पिक्चर दिखाएं जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, और ये पिक्चर देखकर अब आप बताएंगे हमें। ये जी पिक्चर, लाइन वाली शर्ट है, लाइन वाला कोट है और प्रिंटेड टाई है। लेकिन ये रूल्स को थोड़े वायलेशन हो रही है यहाँ पे काफ़ी हो रही है। मैं अपन अभी मॉडेस्ट है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाई है, टाई बड़ी पेजली टाई है। इट्स नॉट ए पावर टाई। 4 टाइप्स हैं पावर टाइज हैं। अगर आप इफ़ यू वांट टू लुक पावरफुल एंड यू वांट टू शो अथॉरिटी एंड ऑल दैट, तो पहली टाई है, इसे हम कहते हैं सॉलर टाई, जो आपने पहनी है, मैंने पहनी हुई है। It's a powerful tie, and it's also British tie. You know, you look really aristocratic British. You know, so you know, congratulations to you. Thank you. और second सबीन की चॉइस पे मैंने सजेस्ट किया इनको, ये सुबह 4 टाइयां लेकर आए थे, जो मैं क्रेडिट ले रही हूँ। तो रेड के साथ बाय द वे कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, जो रेड उसमें एक्सेंट कलर है। सो एनीवे,
तो ये है दैट सॉलिड टाई। दूसरी बात है कि अगर आपने सोफिस्टिकेटेड लगना है, बहुत से आपकी मीटिंग है किसी बड़े सोफिस्टिकेटेड बंदे से, तो उस दिन आप टेक्सचर टाई लगा दें जिसमें थोड़ा सेल्फ होता है। सेल्फ और कंसिडर वेरी टेक्सचर टाई, दैट्स अनदर पावर टाई। और तीसरी है पोल्का डॉट्स, आपने देखी होंगी, यू नो दे आर लाइक ग्रेसफुल टाइज। अगर आपने स्टाइलिश लगना है और एट द सेम टाइम आपने पावरफुल भी लगना है और प्रोफेशनल भी लगना है, तो उस इमेज में नवाज शरीफ की ड्रेसिंग में टाई का मसला था, वो टाई तो नहीं क्योंकि आई वुड नेवर पुट पेस्ली टाई विद अ स्ट्रांग पावरफुल टू। इस टाई से, इस ड्रेसिंग से उनकी पर्सनालिटी कैसी लगी? देखिए पर्सनालिटी जो है ना, अगर कोई नहीं जानता तो वो क्या अगर नहीं जानता तो यू नो आई वुड से कि you know, I mean, let me put it this way. It's not really put together in the way it should be put together. Right. तो जिसको पता है तो वो तो कहेगा, जिसको नहीं पता तो वो कहेगा सूट पहना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर पर जाते हैं जी। और नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास आ रही है अब, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब की पिक्चर है जी, आ गई पिक्चर। इनका ये यूजुअली सॉलर टाइज बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं इनका, एंड ही इज़ वेयरिंग अ सॉलर टाई। और I mean, I'm not too sure about the combination he's wearing, क्योंकि ब्लू टाई के साथ ब्लू शर्ट के साथ है। अच्छा, ब्लू लाइट ब्लू शर्ट है, उसके ऊपर ग्रीन एंड ब्लू स्ट्राइप्स वाली टाई है। आई थिंक इट्स ब्लैक जैकेट, आई थिंक यहाँ से नजर नहीं आ रहा सही से, डार्क कलर है। लेकिन यूजुअली आई सी हिम, पर इनका एक है कि ये ना किसी दिन बहुत ही मुख्तलिफ लगते हैं, किसी दिन बहुत मुख्तलिफ लगते हैं। मतलब ब्राउन सा एक टू पीस होता है, वो भी पहन, तो सफारी सूट्स बहुत पहनते हैं। सफारी तो अब ओल्ड फैशन हो गया, पहनते हैं। आई मीन यू लुक फ्रॉम द एजेस ऑफ डायनासोर, तो आप I mean, I'm saying that to him, but anybody's wearing this. I know I'm talking in Islamabad. सफारी सूट जो पहनेगा वो डायनासोर की दौर का लगेगा। लेकिन अब 20 साल पुराना हो गया ना। I mean, like world has moved on, my friend. You know, we got. शहबाज शरीफ साहब, हम मेरा और सबीन का इसमें कोई रोल नहीं है। मेरा कोई रोल नहीं है। He's the one. I'm not talking to him. I am talking to. देखिए, I know I'm gonna get killed for saying this. इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं। मौजू बदले, अगली पिक्चर पे आए जी। बिलावल भुट्टो साहब की पिक्चर दिखाएं जी, उनका लिबास दिखाते हैं जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पिक्चर प्लीज प्ले कीजिएगा। ओके, अच्छा, ब्लू शर्ट है और ग्रीन टाई। ये मतलब doesn't really go together, you know. कुछ लोग हैं टाई से अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर सपोज आपकी टाई बड़ी अच्छी है, कोई बंदा कहता है या आपकी टाई बड़ी अच्छी है, वो पता क्या कह रहा होता है, आप अच्छे नहीं, आपकी टाई बड़ी अच्छी है। तो पीपल वांट टू गेट अटेंशन बाय टाई। आई वुड से दैट्स नॉट द वे टू डू इट। कंट्रास्ट में नहीं अच्छी लगती, जो अक्सर कंट्रास्ट में चीजें अच्छी लग रही होती हैं। कंट्रास्ट में भी तो कुछ सेंस तो बननी चाहिए ना, सेंस ब्लू के ऊपर ग्रीन मैच, सेंस तो बननी चाहिए। बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम इन ड्रेसिंग, नॉट दिस पर्टिकुलर आउटफिट। इन्होंने आपको बड़ा अच्छा, अपने आप को शलवार कमीज में ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक मीन्स पावर, और उसके बाद कोट पहनते हैं। कभी भी शलवार कमीज अलोन नहीं पहनते। दिस इज अ रूल फॉर दिस के आप शलवार कमीज पहने या आप कोट पहने या आप वेस्ट कोट पहने, अदरवाइज आप you will look like one of any common man. There is nothing wrong with common man. Okay. But that's the way. अगर आपको स्टैंड आउट करना है, अगर स्टैंड आउट करना है, और दूसरी बात है अगर आपने अटेंशन लेनी है, इसमें एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट यू नो शो ऑफ, और इट्स नॉट अबाउट लाइक एनीथिंग एल्स। आप अगर सपोज आपके अंदर अथॉरिटी नहीं है, तो अथॉरिटी के कलर्स की बात कर लेते हैं, कौन से अथॉरिटी के कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक इज पावर, ब्लैक इज अथॉरिटी, एंड देन इज द चारकोल कलर, चारकोल ग्रे, डार्क ग्रे, दैट्स अ ब्यूटीफुल कलर, that also shows you very professional and you know shows you very strong. इसके बाद डार्क नेवी है, that's your best friend. डार्क नेवी इसलिए कि डार्क नेवी में दो तीन चीज़ें हैं, it has power but it also has approachability, you know. It says कि you know talk to me, you can talk to me but don't push me. जब मैं चाहूँ कि मुझसे बात ना करो तो मैं ब्लू नहीं पहनूंगा। नहीं मैं कहने का मतलब है नहीं ओपन है, you know that means open to any discussion. एक और बात इसमें जो है, एक बात यह है कि इट फॉल्स वेल विद ऑल सोशियो इकोनॉमिक लेवल पीपल, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप अपने आप को बड़े यू नो बिग फिश समझता है, आपको पता है ना देयर इज अ बिग फिश स्मॉल फिश, और बिग फिश ऑलवेज वांट्स टू ईट द स्मॉल फिश। तो बिग फिश के साथ मीटिंग है, तो फिर मैं कहूँगा ब्लैक सूट पहने, वाइट शर्ट, रेड टाई, and I think you'll make some level playing field with him. देखिए ऐसे तो नहीं है ना, मैं स्मॉल फिश हूँ तो मैं मेरी मीटिंग है बिग फिश के साथ, तो मैं कहूँ अच्छा बिग फिश ओपन योर माउथ, यू नो swallow me. So you know I will be resilient and ठीक है। एक और पिक्चर है जी, लास्ट पिक्चर है मौजूदा वज़ीर आज़म हमारे साथ इस वक्त अनवर हक काकर साहब की पिक्चर है। जी जी। Okay, it's a blue shirt again, I think, and it's textured or maybe a printed tie. Yeah, I think combination is all right, but look at the shoulders, look at the fit. I think fit is kind of like you know. अच्छा, ये टाई लंबी है या बैठे हुए लंबी लग रही है? बैठे लंबी हो जाती है। बैठे टाई लंबी हो जाती है।
लेकिन दिस इज द वे टू डू इट। मेरी भी लंबी हो रही है तो आई काइंड ऑफ लाइक, मैंने छुपा लिया ऐसे करके, मेरी टाई बैठ के लंबे लगा तो छुपा लूं। पता है विजुअली लोग ये कहेंगे कि लंबी टाई पहनी हुई है। सो आई थिंक इफ यू आर इन पब्लिक, आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। स्पेशली अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को और आप ऐसी पोस्ट में इंटरनेशनली अगर आप जाकर बैठ रहे हैं। और ये सारी वैसे मर्दों की बात हुई है, खवातीन की बात कर लेते हैं। जी खवातीन पे बताएं, पहले सबीन के ड्रेस पे कमेंट। मेरे ड्रेस पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? मेरे ड्रेस पे कमेंट नहीं, ओवरऑल बताएं। इनसे चलें, डायरेक्ट भी हो सकती है। आई मीन आई विल टॉक डिस्क्रीटली, यू नो, ऑफ स्क्रीन बात करेंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी मुझे इशू जो है खवातीन के साथ नहीं बल्कि उनकी ड्रेसिंग के साथ, वो ये है कि दे लुक टू प्रिंटी, प्रिंट हियर, प्रिंट हियर। तो जब किसी आप को देखते हैं प्रिंट तो समटाइम प्रिंट कमिंग आउट ऑफ द ईयर्स, तो मुझे वो ना आई कैंट फोकस ऑन द पर्सन, तो इसमें सबसे बड़ा जो आपका नुकसान है वो ये है आपके लिए, तो ये है कि प्रिंट के ऊपर फोकस आ जाता है, आपके ऊपर फोकस नहीं है। इसका मतलब फोकस तो आप पे होना चाहिए ना। आई शुड बी लुकिंग हियर, दिस इज वेयर द ट्रांजैक्शन। क्या पता चाहे ये रही हो कि सूट देखें लड़कियां, राइट, आज केड़ा सूट पाए है। अच्छा, वैसे अब बल्कि मैं छोटी बात से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई स्पीक एट वेरियस फोरम्स, तो मुझे प्रिंसिपल्स ने बुलाया, दे वर अबाउट 200 प्रिंसिपल्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दे पुट टुगेदर। तो मैंने कहा कि यू आर प्रिंसिपल्स, यू आर टीचर्स, यू शुड लुक लाइक मतलब कंजर्वेटिव लगना चाहिए, गुड लुकिंग हो, आई मीन यू शुड लुक प्रेजेंटेबल एंड एवरीथिंग। तो एक खातून एंड पे कहने लगी, वो प्रिंसिपल थी, तो कहने लगी हमें सब तो हम फिर कपड़े किसको दिखाएं। तो शी वॉज वेयरिंग लाइक लाउड क्लोथिंग एंड ऑल दैट। तो कई लोग घर से आते हैं कि उन्होंने दिखाने के लिए पहने, और ऑब्वियसली आपको एक थोड़ा चेंज भी लाना पड़ता है कि अगर आप डेली बेसिस पर ज़्यादातर आप सॉलिड से पहने, क्योंकि अब अगर आप किसी इवेंट पे जाते हैं, कहीं पे कॉन्फ्रेंस है या आप किसी प्रोफेशनल गैदरिंग में, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर जो है वो सॉलिड्स को ही कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए भी यू नीड टू वेयर प्रिंट्स। अच्छा देखें, एक्चुअली ना मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी को, आर वी ऑन अ फैशन शो, आई मीन आर वी गोइंग देयर टू गेट अटेंशन, then you can do whatever the heck you want. Otherwise, लेकिन otherwise देखें ना, अगर आप जो भी हैं, एक जज है for example, they go to let's say for example a very stately meeting and all that, सोशल मीटिंग है, तो जज को जज तो लगना चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो। और तो मौके की मुनासिबत से लिबास बहुत आम है। हम सब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जरा बात करेंगे बहुत ही अहम इशू पर। वैसे इशू होना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो वो किस तरह से हमारी जान के लिए ख़तरा भी साबित हो सकता है। सिर्फ जान बचाने का काम तो जाहिर है, हम कहते हैं कोई इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स की तरफ चले जाएं, लेकिन अगर डॉक्टर जिस वक्त तक, जिस टाइम तक, आपको टाइम ड्यूरेशन तक जिस तरह से रिकमेंड करता है, ऑब्वियसली तब हमारा अक्सर ये अब रुझान होना शुरू हो गया है कि घर में छोटी एज से अगर हम देखते हैं जी बुखार हो गया किसी को, तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, घर में ही एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करा देना है। अच्छा, अब कुछ जनरल सी एंटीबायोटिक्स हैं शुएब, वो हर घर में मौजूद होती हैं, वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नाम तो मैं ज़ाहिर नहीं लूँगी, लेकिन क्या खुद से बच्चों को छोटी एज से भी और क्या बड़ों को एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किस हद तक ये आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है, आज इस बारे में बिल्कुल। देखिए, एंटीबायोटिक जिसने आपकी सेहत को बचाना है, अगर वही आपके लिए खतरनाक साबित हो जाए तो फिर ये वाकई बड़े खतरे की बात होती है। क्या क्या ऐसी गलतियां हैं, कोताहियां हैं जो हम कर रहे हैं, हम नहीं जानते, जरा अवेयरनेस नहीं है, इस पर आज हम बात करेंगे। वी हैव विद अस कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस प्रोफेसर एजाज अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से, जिस तरह की वहाँ प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, 1.5-2 साल के बच्चे को तो एंटीबायोटिक दी ही नहीं जाती, और हमारे यहाँ पहले दिन के बच्चे को भी दे दी जाती है। एक तो ये मसला कि हम आगाज़ में ही बच्चे को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दूसरा कि हम एंटीबायोटिक जब दे रहे हैं तो हम उसका कोर्स मुकम्मल नहीं करा रहे, 2 दिन बाद जब बच्चा ठीक हुआ तो हमने कोर्स बंद कर दिया। ये कितना नुकसानदेह होता है उस बंदे के लिए? देखिए, अल्लाह ताला ने जो आपका निज़ाम बनाया हुआ है ना, ख़ास करके अगर हम अच्छे जरासीम की बात करें जो कि आपकी आंत के अंदर हर वक्त रहते हैं, बिलियंस ऑफ उसकी पॉपुलेशन है उसकी, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर होता है। तो एक बच्चा जो कि सेहतमंद अल्लाह मियां पैदा करता है, उसकी उस अच्छे जरासीम को मारने का ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम पहले दिनों से शुरू कर देते हैं, पहले हफ्तों में, पहले महीनों में, बच्चों में और बड़ों में भी, तो उससे बहुत से नुकसान पैदा होते हैं। और वो ये हैं कि ये एक तो रेजिस्टेंस पैदा होती है, आपके जो जरासीम हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, और यही वाली रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस
आपके लिए आगे जाके ख़तरा बनती है बीमारी पैदा करने के लिए, और ऐसी इन्फेक्शंस करती हैं जिसके लिए एंटीबायोटिक्स कारामद नहीं हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम वो लूज़ करते जा रहे हैं। जो एज था हमारा इन्फेक्शंस पे, जो एक मिरेकल ड्रग थी एक, तो वो अभी सुपर बग्स की वजह से अभी वो नाकारा हो गई। ये होता है कि फिर एंटीबायोटिक्स आप दें वो असर नहीं कर रही होती। बिल्कुल, और ऐसी ख़तरनाक इन्फेक्शंस होती हैं जिसका, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही हैं, और पिछले ख़ास करके एक डेकेड में देखें तो मरीज़ों की ब्लड की इन्फेक्शन है, नमोनिया है, गर्म तोड़ बुखार है, टाइफाइड अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारी जो जरासीम जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म पैदा कर रही है हमारी ओवर प्रिस्क्रिप्शन से। देखिए, हम जैसे आपने कहा घरों में भी है, फार्मासिस्ट में जाएँ तो वो कोई दे देगा आपको, इवन अपने डॉक्टर हज़रात, हेल्थ प्रोफेशनल्स इसमें पूरे कसूरवार हैं। मैं कहूँगा मैं भी देता हूँ, लेकिन हमने ओवर प्रिस्क्रिप्शन से बचना है। हम ये नहीं करें कि एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक तो आप जान बचाने के लिए करते हैं, आप बीमारी को ख़त्म करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर वो गैर ज़रूरी हैं और अगर आप ओवर यूज़ है और अननेसेसरी यूज़ है जिसमें इन्फेक्शंस है ही नहीं और आप यूज़ कर रहे हैं, और जिसमें कोई ज़रूरत नहीं, कुछ बहुत सी इन्फेक्शन है जिसमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, कोई सवाल आपका है वो भी आप, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वो सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने बड़ी अहम बात की कि ज़रूरी नहीं है जहाँ पर वहाँ पर देना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, अब हमारा गला भी ख़राब होता है तो घर के अंदर कुछ जनरल सी एंटीबायोटिक्स पड़ी हुई होती हैं और वो कोई भी लेना शुरू कर देता, 2 दिन 3 दिन खुद से अपनी मर्जी से, हमने टाइम ड्यूरेशन भी खुद ही रखा हुआ होता है, वो कितना नुकसानदेह है? क्या गला ख़राब होना उसमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए? ज़्यादातर देखें, ये जो गला ख़राब है, ज़ुकाम खांसी है, फ्लू है, गले की खराश होगी, बुखार है, उसमें ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। ओके, 90% या 95% मैं कहूँगा, और ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही बीमारी ठीक हो जाए। आपने बुखार को ठीक करना है, खांसी को ठीक करना है, थोड़े लिक्विड्स ठीक करना है, रेस्ट करना है, थोड़ा टाइम देना है, और उमूमन 5-7 दिन थोड़ा सा ज़्यादा बीमार होते हैं बच्चे या बड़े भी, और फिर अगले हफ्ते वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, और उसमें अगर आप एंटीबायोटिक्स देंगे, और ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि गले की अगर इन्फेक्शन की ज़रूरत है भी, तो उससे हट के ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ की जाती है, जो कि ज़्यादा और ख़तरनाक है। तो आप टारगेटेड थेरेपी भी नहीं करते, साइड इफ़ेक्ट्स भी करते हैं, रेजिस्टेंस भी पैदा करते हैं, तो ये हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। तो मेरी मैसेज है पब्लिक के लिए कि अपने बच्चों में जुल्म ना करें, अपने ऊपर जुल्म ना करें। ये जो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, ये आपके लिए जानलेवा, इसको ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन काइंड, पब्लिक हेल्थ थ्रेट कहा जाता है। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है, फॉर एग्जांपल जो बच जाती है दवा, जैसे कि बच्चों में हम देखते हैं सिरप्स होते हैं एंटीबायोटिक से, जब बच जाती है वो हम ज़ाया करते हैं, और ज़ाया किस तरह से करते हैं, हम उसे दुरुस्त तरीके से ज़ाया नहीं करें। ज़ाहिर जब आपके इन्वायरमेंट में वो जा रही है और वहाँ पे जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो और तगड़े हो जाते हैं, चूँकि ज़ाहिर है वो उस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। जो तल्फ करने का सही तरीका नहीं है, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से एंटीबायोटिक्स को बस सिंक में आपने बहा दिया या कचरे में आपने फेंक दिया, वो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गया एंटीबायोटिक, और उसकी वजह से बैक्टीरिया तगड़ा हो गया। जब वो हमला करेगा तो फिर वो एंटीबायोटिक आप पर असर नहीं करेगी, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, जिसका वीक भी इस वक्त हम लोग मना रहे हैं। जरा 18 से 24 जी बिल्कुल, ये जो एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक दुनिया भर में इसलिए मनाए जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, और हम देखते हैं कि ये जो जिसकी आपने बात की, जिसको कहा जाता है वन हेल्थ में देखिए ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, पोल्ट्री भी है, प्लांट्स भी हैं, फिशरीज़ हैं, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक का मिसयूज़ है। और जब आप अस्पतालों में भी वेस्टेज जो होती है एंटीबायोटिक, जो आप सही तरह उसको तलफ नहीं करते, तो उसका असर वहाँ के जरासीम जो कि पानी में पाए जाते हैं, वो जरासीम आहिस्ता आहिस्ता तगड़े होते जा रहे हैं, उनकी मैकेनिज्म और वो बहुत हमसे स्मार्ट हो गए, हमसे कई गुना, वो कई कदम आगे, कदम क्या कई मील आगे, वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करे। कॉलर है शहनाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने कहा ना, मेरा ऑपरेट हुआ था पित्ते का, तो वो ऑपरेट होने के बाद वो इन्फेक्शन हो गया उसमें। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, मैं दाखिला लिया, और वो कट लगा हुआ है, जो जिस जगह से पित्ता निकाला गया है वो इन्फेक्शन हो गया, और वो ड्राई हो नहीं रहा। 1 महीना हो गया मुझे, इसी हवाले से पूछना है मुझे।
जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए ये कॉमन जिन्होंने बात की है और जिसकी तरफ हमने इशारा किया कि क्यों इन्फेक्शन क्यों ठीक नहीं हुई, कल तक ये ठीक हो रही थी, वो इसलिए कि जरासीम हमसे स्मार्ट हो गए, वो अभी आपको नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्या करें? और इसके लिए यही है कि आप जरूर सही तरह उसकी तशखीस करें कि कौन से जरासीम है, सही तरह कल्चर करें, दवाई बंद करके कभी करना पड़ता है, तो सही तरह टेस्ट करेंगे जिसमें कल्चर सबसे ज़्यादा कॉमन हो गए। देखें कि इन्फेक्शन कहाँ है, पेट के अंदर है, स्किन पर है, तो ये वाली इन्फेक्शन या ब्लड में, तो उसकी तशखीस के मुताबिक आप टेस्ट करेंगे और फिर उसके मुताबिक दवाई देंगे। और दवाई ब्लड कल्चर का भी रुझान उतना आम नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है इस टेस्ट से मुतालिक कि अगर आपको यही मालूम नहीं है कि बैक्टीरिया कौन सा था, दवाई कौन सी उस पर जाएगी, ज़रा वो ब्लड कल्चर से सामने आएगा क्या कौन सा बैक्टीरिया है और कौन से बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आप लेने का फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर्स तशखीस बहुत बाद में नहीं कर रहे होते ब्लड कल्चर, इसलिए कि एक्सपेंसिव हो जाता है। देखें ये जो कल्चर है ना, एक तो हमारे जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक्स, हमारी डायग्नोस्टिक्स, हमारी लेबॉर्ट्री इतनी अच्छी अप टू डेटेड नहीं होती। कल्चर हर जगह आम नहीं है। अच्छा। देखिए मेरे गांव में तो नहीं होता, मुझे पता है, इसी तरह बहुत सी जगह में नहीं होता, बहुत सी क्लिनिक्स में, बहुत से देहात में नहीं होता। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है, लेकिन इसी को हमने पॉइंट किया कि आप अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ बनाएं ताकि कल्चर हो। फिर हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स हमें चाहिए कि बर वक्त हम देखें कि इसको कल्चर की ज़रूरत है नहीं है। 90% कल्चर की ज़रूरत नहीं होती। वायरल इन्फेक्शन कुछ नहीं करना, ठीक हो जाते हैं उस लिहाज से, लेकिन अगर वो तो अच्छी लैब्स होनी चाहिए जहाँ पर डायग्नोसिस। हमारे साथ एक और कॉलर सुहेल भट्ट ने फैसलाबाद से। जी सुहेल, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ अभी, तो अच्छा है। ये जो घर के या रूटीन मैटर्स हैं उन पे आप डिस्कस करते हैं, बड़ी अच्छी काविश है। तो ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि एंटीबायोटिक तो हर डॉक्टर, बच्चों को नज़ला जुकाम होता है, एक बेटा मेरा 13 साल का है, एक बेटा मेरा 17 साल का है, एक बेटी है छोटी, तो वो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले वो एंटीबायोटिक लाजमी लिख के दे देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एंटीबायोटिक वाला इनको मर्ज है या इनका गला खराब है, इसको एंटीबायोटिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खुद सेल्फ रेमेडीज हैं, जैसे आप कह लें कि बुखार होता है कुछ दिन बाद खुद ही खत्म हो जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा घर वालों को कि ये वो वाला बुखार है जो खुद ही खत्म होगा? तो हम तो बड़ा अहम क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि देखें अब डॉक्टर लिखकर अगर दे रहा है तो वहाँ पर मरीज क्या करे? बिल्कुल, इसमें देखें जैसे मैंने कहा कि कसूर हम सबका है। हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत से फार्मेसी है, हमारी रेगुलेशन नहीं है, हमारी लेजिस्लेशन इतनी इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम चीज़ें तो हैं उस पर अमल नहीं करते। तो ये इन्होंने जो सवाल किया कि कैसे पता चलेगा, देखिए जो जैसे टाइफाइड है वो लंबा चलता है, वो बीमार होगा बच्चा, ठीक है, उसको ज़ुकाम खांसी वाले सिम्टम्स नहीं होंगे, उसको पेट का दर्द होगा, उल्टी होंगी, बेहाल होगा, बीमार लगेगा, बुखार बहुत दिन से चल रहा होगा, 5 दिन या उससे 7 दिन से ऊपर हो, तो फिर उसको चाहिए कोई टाइफाइड का सही तरह कल्चर करे, जो हम कह रहे थे। क्योंकि आजकल टाइफाइड के जरासीम इतने सख्त हो गए हैं कि आपका जो कॉमन एंटीबायोटिक्स नहीं वो असर नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आवाम को तो बता रहे हैं कि नहीं, उन्होंने खुद से इस्तेमाल नहीं करना, डॉक्टर्स के लिए भी तो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए इसकी कि डॉक्टर्स को बताया जा सके। देखिए हम ये सिर्फ हम ये आवाम को नहीं, और इसी के ज़रिए हम आवाम को ये भी बता रहे हैं कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी बहुत सी ये डिफिशेंसीज हैं। तो हाँ, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशनल अवेयरनेस, इनके ख़तरात, एंटीबायोटिक की ओवर यूज़ के ख़तरात, रेजिस्टेंस के ख़तरात, साइड इफ़ेक्ट्स के ख़तरात, जो कॉस्ट आपके एक मरीज़ पे जितनी आती है टाइफाइड की, जो कि कल हज़ारों में थी, चंद हज़ारों में थी, अभी वो 1 लाख तक पहुंच गई है। तो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हमें सब मिलजुल के इसमें अपना रोल अदा करें, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, एवरीवन, और इवन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन को रोके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ये अच्छा है कि जो आपके है ना सर्टिफाइड फार्मासिस्ट हैं वो उसके बगैर ना दें, सर्टिफाइड प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना दें। ये और फिर लोग भी खुद भी लोगों को चाहिए भी कि ये देखें, पब्लिक के लिए भी ये मैसेज है और इसलिए हम आज बैठे हैं। डॉक्टर साहब पब्लिक कॉल भी करिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, फरहाद शाह हैं अटक से। जी फरहाद, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपका प्रोग्राम आज था, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी है 6 साल की, तो वो अक्सर बीमार रहती है,
तो डॉक्टर तो एंटीबायोटिक वो करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो उसका ये है कि वो एंटीबायोटिक से तो फिर उसका वो थोड़ा खाना पीना भी छोड़ देती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर बुखार या गला ख़राब हो तो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करवाएं? इसके बारे में थोड़ा अगेन द सेम क्वेश्चन वही है कि देखिए ये बार बार ये कह रहे हैं बीमार हो, बच्चे कॉमनली ज़्यादातर बार बार बीमार हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला ये है ना, ज़रा पेरेंट्स का कंसर्न है ना, बच्चे को एक छींक भी आए तो पेरेंट्स कहते हैं बस जल्दी से कोई मेडिसिन मिले और ठीक हो जाए। ये जो पेरेंट्स का कंसर्न होता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है कि नहीं एक दो दिन ज़रा वेट करें, कोई होम रेमेडीज़ करें, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दें ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो, बजाय इसके कि आप एंटीबायोटिक लें। और डॉक्टर साहब इसके अलावा किस एज तक बच्चों को एंटीबायोटिक स्टार्ट ही नहीं करवानी चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक तो पहले ये वाला जो आपका सवाल है कि बार बार बीमार हो, बच्चे बीमार हो सकते हैं, और ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि 90% बीमारियाँ बच्चों में ख़ास करके वायरल सेल्फ लिमिटिंग होती है, पेट की बीमारियाँ और सांस की बीमारियाँ, तो वो उमूमन हम वालिदैन को ही कहते हैं हाई तेज़ बुखार होगा, जैसे डेंगू में होता है, कोविड में भी था, वो सारे वायरल इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, हमने बेधड़ा इस्तेमाल किए, तो 5 दिन तक आप आराम से वेट कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा ज़्यादा बीमार लग रहा है, उल्टी हो रही है, झटके लग रहे हैं, सांस तेज़ चल रहा है, फिर वो सीरियस है, वो फिर अपने डॉक्टर के पास जाए, इमरजेंसी जाए, अस्पताल जाए, फिर अपने मालिज से वो बाकायदा तौर पे टेस्ट करा के दाखिल करके या और एंटीबायोटिक शुरू कर सकता है। और आपका जो सवाल है कि कब शुरू कर सकते हैं, कब नहीं करना चाहिए, देखिए प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, वक्त से पहले पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो सिक होते हैं, तो उनमें तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें आप रिस्क नहीं ले, उसमें एंटीबायोटिक। लेकिन अगर नॉर्मल है बच्चा, नॉर्मली बीमार हो रहा है तो नहीं, नॉर्मल लगे, जैसे कि डॉक्टर डिसाइड करेगा, न्यू बॉर्न है तो उसमें जो है ना कि वो बच्चा कितना बीमार है, जो न्यू बॉर्न है जैसे उसको सांस की बीमारी, बुखार है, प्रीमेच्योर है, तो उसमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप रिस्क नहीं ले, उसमें एंटीबायोटिक शुरू कर दें और फिर चंद दिन बाद रीअसेस करके आप बंद कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं और कल्चर के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। देखो एक और कॉलर है, अकरम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? कराची से आप हैं। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि अगर एक एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है तो उसको रोक के दूसरी एंटीबायोटिक शुरू करना क्या दुरुस्त होता है या सही नहीं होता? यस, ये डॉक्टर साहब बहुत से पेशेंट्स ये कहते हैं कि एक कोर्स चल रहा था ठीक नहीं, डॉक्टर ने एकदम एंटीबायोटिक चेंज कर दी, फ़ौरन से एंटीबायोटिक चेंज करना, भी पिछले का कोर्स मुकम्मल भी नहीं हुआ, इससे क्या होता है? देखिए अब डिपेंड करता है क्या ट्रीट कर रहे हैं। टाइफाइड है, आपने दवाई शुरू कर दी, आम दवाई, लेकिन जो कल्चर में आया को रेजिस्टेंट है तो चेंज तो करनी है आपने, क्योंकि वो तो बीमारी बढ़ती जाएगी। इसी तरह आपको बच्चा या मरीज़ जो है बेहतर नहीं हो रहा तो कोई ना कोई उसका कोई और वजह हो सकती है, कोई हो सकता है कोई पीप जगह हो जिसकी सफाई करने की ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर आपकी कोई इन्फेक्शन शायद हो ही ना, कोई और नॉन इन्फेक्शन, कैंसर हो सकता है, उसको टीबी हो सकती है, उसको कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकती है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, तो उसमें फिर आप अच्छा है कि रीअसेस करें, रीटेस्ट करें और उसको डायग्नोज करके फिर आप मॉडिफाई करें, चाहे वो ये एंटीबायोटिक्स आपको बंद करनी पड़े, बंद भी कर सकते हैं ताकि आपको तशख़ीस में आसानी हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, इस पर आज हम बात कर रहे थे। इस्तेमाल सिर्फ तब जब डॉक्टर कहे, और डॉक्टर भी ज़ाहिर है, बड़ा आम सर ने कहा कि डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग बहुत अहम है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर प्रिस्क्राइब ना करें एंटीबायोटिक्स, एंड आपने खुद से एंटीबायोटिक नहीं लेनी, और अगर ले रहे हैं डॉक्टर के कहने के बाद कोर्स ज़रूर मुकम्मल करें। वक्त के ख़त्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।